कंटेंट तो नहीं था जितना आपको दिया गया उतना तो आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा क्या? अच्छा, एक शब्द आपको पहले आता है वाणिज्यवाद, उसको दिखाएं। मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म दैट इज वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। क्या एसी की कूलिंग, उसका रिलेशन वाणिज्यवाद से तो नहीं है। अचानक मैंने वाणिज्यवाद लिखा और आपने जब कहा तो मैं कंफ्यूज कर गया कि कहीं इसमें एसी का भी कोई फैक्टर आ जाता है क्या? मैं बुलाता हूं। एसी की कूलिंग बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है? हाँ, एक बटन आप लोग रखिए, कूलिंग जिस समय ब्लू जले तो आप कूलिंग करने आ जाइए और रेड जले तो बंद करने, है ना। अब देखिए उधर एक एसी है, उसका कोई देखो, अगर मैं एक प्रश्न बिना बताए हुए आप लोगों से करूं कि व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद में क्या अंतर है, तो आप में से कौन कौन हमें बता सकते हैं एक वाक्य में? व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद में क्या अंतर है? पहले आपने पढ़ा व्यावसायिक क्रांति। मेरे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं आप लोगों को भी संबोधित कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल आइसोलेटेड फील मत करना। आपके क्वेश्चन मेरे पास आ गए, क्लास के अंत में आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मेरे पड़े हुए हैं ऑफलाइन वाले के, ऑनलाइन वाले के, सबके हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप इसलिए आप लोग बिल्कुल ही लिंक रहना। और ये टेस्ट आप लोगों के लिए भी ऑनलाइन वाले एकदम जो ऑफलाइन की सुविधा है वही ऑनलाइन में होगी। आप पीडीएफ फॉर्म में यहां से क्वेश्चन जाएगा, आप पीडीएफ फॉर्म में आंसर भेजोगे और फिर आपको फीडबैक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, एग्जाम से भागना डरना नहीं, क्योंकि आप लोगों का कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपको मिलेगा। उसे आप अपने आप को भी जज कर पाओगे और थोड़ा मैं जान पाऊंगा कि अगर किसी को अभिव्यक्ति संबंधी समस्या होगी तो हम उसको सजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर टच में रहूंगा कॉपीज के, जो कौन लिख पा रहे हैं कौन नहीं लिख पा रहे। हमारी कोशिश तो सभी के लिए होगी, लेकिन जिनका जैसे अगर अभी अभिव्यक्ति की परेशानी है उनके लिए फिर मैं रास्ता बताऊंगा कि वो डायग्राम वगैरह ज्यादा खींचे, पैतरा ज्यादा देर लिखे कम, और जिनके अभिव्यक्ति पक्ष थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगी तो थोड़ा लिखने का काम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम है, अभी तो मुझे लगता है कि तुम लोग कितनी ईस्वी में दे रहे हो, 2020 की 23 किसमें? 23 में हो, तो अभी तो सुधर जाएगा। अगर किसी की राइटिंग है तो बहुत समय है सुधारने का, बहुत समय। अगर मेहनत से लगोगे तो इसमें तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। 23 वाले, 22 वाले को तो उल्टी गिननी शुरू है, वो तो टाइम कम है। 22 वालों, 23 वाले के पास अभी पर्याप्त समय है, लेकिन उसका रचनात्मक उपयोग करना पड़ेगा। तो ये वाणिज्यवाद हमें उत्तर अभी आप लोगों की तरफ से मिला नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा ये सही बोले हैं। तो हाँ, आप कुछ और कहना चाहते हैं अतिरिक्त? बैठिए बैठिए बैठिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपका भी कहने का भाव है। जैसे आपने जो परिभाषा दी है मैं आपको बता दूं, नहीं नहीं भाव नहीं, एक्चुअली मैं आपको मैं बता रहा हूं, एक्चुअली आपने उसको लिटरल सेंस में ले लिया। लिटरल सेंस में लेने का मतलब है उसका शाब्दिक अर्थ लगा लिया। वाणिज्यवाद का एक लार्जर इंप्लीकेशन है, तो शाब्दिक अर्थ लगाने में खतरा यह होता है, किसी का नाम अगर प्रकाश है तो आप उम्मीद करोगे उसके शरीर से लाइट निकल रहा है। तो ये टर्म है, एक टेक्निकल टर्म है जिसका एक टेक्निकल मीनिंग है। टेक्निकल मीनिंग है कि जब तक यह व्यापारियों के हिस्से जुड़ा हुआ था, व्यावसायिक क्रांति थी, राजतंत्र ने इसको हाईजैक कर लिया अपने फेवर। तो राजतंत्र ने अपने फेवर में हाईजैक कर लिया, तो इसका कहा जाने लगा नाम वाणिज्यवाद। अब कोई अपना नाम दानी रख ले, इसका मतलब यह नहीं कि कृपण नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं व्यापारिक नियमों का उल्लंघन तो हुआ, क्योंकि व्यापार के अपने अलग नियम है भाई। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपका हित है खरीदने में, आप खरीदते हो, हमारा हित है बेचने में, हम बेचते हैं। नेचुरली व्यापार चल रहा है। अब कोई तीसरी पार्टी आ जाता है, आप कहता है कि नहीं आप सिर्फ यही बेच सकते हो और आप इतना ही खरीद सकते हो, आप निर्यात ज्यादा करोगे, आप निर्यात ज्यादा करोगे, आप आयात कम करोगे, इस तरह की बंदिशें जब लगाओगे तो फिर वह एक बड़ी अलग प्रकार की चीज हो जाती है। इसलिए सिर्फ नाम शब्द से आप मत प्रभावित होइए, आप इसके नेचर को समझिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक क्रांति ये डायग्राम कहता है व्यावसायिक क्रांति राज्य एवं राजतंत्र के हित से जुड़ जाना, हित से जुड़ जाना, और तब यह हो जाता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद इसमें मैंने तीन पहलू आपको बताया है। एक है बुलियनवाद, दूसरा है निर्यात अधिशेष,
निर्यात अधिशेष। कुछ कुछ शब्द का अर्थ तो अब आप लोग समझने लगे होंगे, अधिशेष का मतलब तो समझ रहे होंगे। निर्यात अधिशेष का मतलब है आप आयात कम करते हो और आयात की तुलना में अगर निर्यात आप अधिक करते हो तो आयात से निर्यात को अधिक करना को बोलते हैं निर्यात अधिशेष। ओके, तो निर्यात अधिशेष। और तीसरा है उपनिवेशवाद। ये तीन ही पहलू की बात हम करते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसका एक पहलू और हम जोड़ सकते हैं जो मैंने मैटर में नहीं दे रखा है, यह है आर्थिक राष्ट्रवाद या आर्थिक स्वावलंबन। आर्थिक स्वावलंबन एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ये तीन फैक्टर इसमें आते हैं। अब नीचे ब्रेक देकर इस डायग्राम के आधार पर लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? दिख रहा है ना? बल्कि थोड़ा सा इसमें प्रभाव भी लिखा ही देता हूं, लिखवा देता हूं। प्रभाव उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन, उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन एक प्रभाव है। उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन। दूसरा, राष्ट्रीय राज्य एवं राजतंत्र, राजतंत्र का शक्तिशाली होना। राजतंत्र का शक्तिशाली होना। ओके, मतलब इसमें राजतंत्र शक्तिशाली होकर उभरेगा। उपनिवेशवाद, नए नए क्षेत्रों में वे उपनिवेश स्थापित करेंगे, क्योंकि अगर नए क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करेंगे तो वहां से उनको लाभ होगा। उनका एक नेचुरल प्रवृत्ति है, एक नेचुरल उनका बल है। उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को इससे बल मिलता है। क्योंकि अब क्यों ऐसा होता है इसका मैं वजह बता देता हूं। नीचे ब्रेक देकर लिखिए, लिखिएगा ब्रेक देकर, वाणिज्यवाद से तात्पर्य, और डैश दे दीजिए। वाणिज्यवाद से तात्पर्य, डैश देकर लिखिए कि 16वीं 17वीं सदी तक, 16वीं 17वीं सदी तक, 16वीं 17वीं सदी तक व्यावसायिक क्रांति ने, सॉरी, व्यावसायिक क्रांति के स्वरूप में परिवर्तन आया। व्यावसायिक क्रांति के स्वरूप में परिवर्तन आया। फिर इसने वाणिज्यवाद का रूप ले लिया। फिर इसने वाणिज्यवाद का रूप ले लिया। फिर इसने वाणिज्यवाद का रूप ले लिया। देखिए, हाँ, अब व्यावसायिक क्रांति, अब व्यावसायिक क्रांति राजतंत्र, राजतंत्र के हित संवर्धन, राजतंत्र के हित संवर्धन। हित संवर्धन सबसे समझ में आ गया क्या मतलब का था? राजतंत्र के हित संवर्धन, इंटरेस्ट प्रमोशन। हाँ, कुछ शब्द का मतलब नहीं समझ में तो पूछ लेना। राजतंत्र के हित संवर्धन, हित संवर्धन के लक्ष्य से जुड़ गया, ये लक्ष्य से जुड़ गया, जुड़ गया। अब रुक जाओ, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप में से कोई बता सकता है कि राजतंत्र को ऐसा क्यों करना पड़ा? राजतंत्र ने ऐसा क्यों किया, क्यों हाईजैक किया? उसमें राजतंत्र का क्या हित था, राजतंत्र का लक्ष्य क्या था? हाँ, राइट, सामंतवाद टूट रहा था, सामंतवाद टूट रहा था और यह अपने राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। तो पहले सेना और नौकरशाही दोनों के लिए यह सामंतों पर निर्भर था। अब इसे अपनी सेना खड़ी करनी थी, तो रकम कहां से आती, पैसे कहां से आते, संसाधन कहां से आते? तो इसलिए उसने इस प्रकार का कदम उठाया। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे बुकलेट में वहां पर लिखा हुआ है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगी ये बात। तो अब ये बताओ, चलो राजतंत्र के हित में है तो राजतंत्र ने तो ऐसा किया, लेकिन व्यावसायिक वर्ग के हित में तो नहीं है। तो व्यावसायिक वर्ग ने क्यों सहन किया? नए नए क्षेत्रों में व्यापार को फैला रहा था, संरक्षण दे रहा था, उपनिवेश को सुरक्षा देने में कितनी परेशानी थी उसका ज्वलंत उदाहरण तुम्हें इंडिया में दिखेगा। कर्नाटिक वॉर में, पलासी और बक्सर के युद्ध में, कहीं भी कोई कंपनी अगर अपने आप को स्थापित करती थी तो पीछे से उसकी अपनी सरकार, ब्रिटेन की सफलता का एक कारण यह भी तो था कि ब्रिटिश सरकार हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थी। अगर सरकार खड़ी हो रही है तभी तो वो नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार कर रहा है।
तो एक तरह से जिसे तुम वाणिज्यवाद कहते हो, यह कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग और राजतंत्र के परस्पर गठबंधन पर आधारित है। ओके, हाँ बिल्कुल, दोनों के कॉमन एनिमी थे, कॉमन राइवल थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास। एरिस्टोक्रेटिक क्लास से मर्केंटाइल क्लास को, यानी कुलीनों से व्यापारी वर्ग को क्या परेशानी थी? परेशानियां थी, अगर कुलीन सक्रिय रहते तो जगह जगह पर चुंगी लगाते और जगह जगह पर चुंगी का दीवार खड़ी कर देते, तो व्यापारी को अपना व्यापारिक वस्तुओं को दूर ले जाने में कितनी परेशानी होती उसका अनुमान कर सकते। समझा नहीं मैंने क्या? हाँ, इसका इससे क्या मतलब है? अगर भागोगे तो समय खर्च होगा तुम्हारा, बहुत काम करना होगा। क्यों? हमको फिलोसफी यहाँ क्या मतलब है? ये दोनों का हित जो रहा है तत्काल इतना ही जानो ना, टू द पॉइंट रहोगे। सिविल सेवा में टू द पॉइंट रहना बहुत जरूरी है। 150 वर्ड्स में लिखना होगा। तो आइडियाज रखो अपने मन में, आइडियाज तभी निकालो जब प्रश्न का डिमांड होगी। मैं प्रश्न तो मैं आपको बताऊंगा, आइडियाज तभी निकालो। कभी आइडिया को छिपा लो, कभी आधा बताओ, कभी नहीं बताओ, कभी चुप्पी मार लो, कभी मुस्कुरा के रह जाओ। वही बोलो जो बोलना और लिखना तुम्हें अंक लाता। पूरी राइटिंग में तुमको जैसे नॉलेज हो जाएगा, तुम खुद महसूस करोगे। एग्जामिनेशन हॉल में कलम को रोकने में एनर्जी लगती, कलम रुकेगा नहीं तो दूसरा क्वेश्चन छूट गया। तुम लोगों को अभी मैं दूंगा तो मैं तरीका बता दूंगा कि जैसे एक क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसका लाइन अच्छा से एक लाइन स्टार्ट कर देना और तब डॉट डॉट बना के हम काउंट करेंगे कि आइडियाज तुमने कितना दिया। एक नहीं, एक ही पॉइंट को, मतलब 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तो तुमको 4 के 4, 5 के पॉइंट नहीं याद रहेंगे, 3 पॉइंट तुम दोगे। अब कोई बच्चा अगर 5 बिंदु है और एक ही बिंदु देकर उसी को पैराग्राफ में खींचता चला जा रहा है, तो अभी के परीक्षक अब नहीं सहन कर पा रहे हैं इस बात। स्पष्ट आपके गजट में लिखा रहा था इकोनॉमी इन लैंग्वेज, जितनी सारगर्मी ढंग से कम शब्दों में कह सकते, वही डिमांड है। और हम भी यही करेंगे कि आपके कॉपी पर हम स्पेस देंगे यूपीएससी की तरह, फ्रीलांस नहीं। मतलब क्वेश्चन रहेगा, जगह खाली रहेगा, उसी जगह में आपको लिखना है, फिर क्वेश्चन रहेगा, जगह खाली रहेगा, उसी जगह में। ओके, तो ये आपने इस पंक्ति को लिख सकते हो, गठबंधन इसको छोड़ दो, नीचे ब्रेक देकर लिखो कि वाणिज्यवाद के निम्नलिखित पहलू थे। वाणिज्यवाद के निम्नलिखित पहलू थे, निम्नलिखित पहलू थे। वैसे मैं आपको बताऊं कि तुमने जो भी कहा है बहुत सटीक चीज, लेकिन ये सटीक चीज का उपयोग हम प्रबोधन काल में करें आगे आने वाला। जैसे यही व्यापारी वर्ग जिसको मध्य वर्ग कहते हो, तो अभी क्या है कि भूखे ने भूखे से हाथ मिलाया, अभी तो फर्टाइल में दोस्ती हो गई, दोस्ती चलेगी नहीं। जब राजतंत्र, जब कुलीन वर्ग की शक्ति टूटेगी, चर व्यवस्था टूटेगी, तो राजतंत्र ताकतवर होकर उभरेगा। और अभी ताकतवर होकर एक बार अपने आप को वो विजय मुस्कान देगा, तब तक पीछे से वही मध्य वर्ग, अब मध्य वर्ग शब्द का प्रयोग करें, वही मध्य वर्ग उसका कॉलर पकड़ लेगा, नहीं अकेले नहीं खाने दूंगा, शक्ति में हमें भी भागीदारी। तो आगे प्रबोधन में जो दूसरा हमारा खंड शुरू होगा, वह इसी मिडिल क्लास और मोनार्की के परस्पर राइवलरी से शुरू होगा, और उसी से इतिहास में चेंज जाएंगे। प्रबोधन की विचारधारा यही होगी। जो तुमने कहा गलत नहीं कहा, हमने सिर्फ इसलिए रोका कि इसको यहां मत छेड़ो, इसको आगे छेड़ेंगे फिर। तो इसमें मैं 3 पहलू या 4 पहलू है उसकी चर्चा कर देता हूं। तो अपने पहलू में पहला पॉइंट लिखो, बुलियनवाद। बुलियनवाद, फिर बुलियनवाद एक बार कॉपी पर लिखा हुआ, फिर बोर्ड पर क्यों देखना पर बुलियनवाद, उसको ब्रैकेट में बुलियनवाद को लिख देना कीमती धातु का संग्रह। कीमती धातु का संग्रह, कीमती धातु का संग्रह। अब देखिए जरा 1 मिनट, कीमती धातु के संग्रह में जो बुलियनवाद शब्द का हमने प्रयोग किया है, तो सकता है ये बुलियनवाद थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन पैदा करो, कोई नहीं। आप प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल में जैसे सोना है, चांदी है, कुछ भी है, तो जब आप उसे उसका यूज कॉस्मेटिक्स के रूप में करते हो तो वह है ज्वेलरी, आभूषण। लेकिन जब उसका उपयोग आप धन के रूप में करते हो तो वो हो जाता है बुलियन। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रेशियस मेटल, कीमती धातु, अगर उसका उपयोग आप कॉस्मेटिक्स के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हो तो वह हुआ आभूषण, ज्वेलरी। और जब उसको आप प्रिजर्व करके धन के रूप में रखते हो तो हो गया बुलियन। उसी को बुलियन बोलते हैं। बुलियन का मतलब कीमती धातु। तो डैश देकर लीजिए, विभिन्न यूरोपीय सरकारों का बल, विभिन्न यूरोपीय सरकारों का बल, विभिन्न यूरोपीय सरकारों का बल कीमती धातुओं के संग्रह पर था, कीमती धातुओं के संग्रह पर था। क्योंकि कीमती धातु किसी भी राष्ट्र के, क्योंकि कीमती धातु किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की शक्ति, किसी भी राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र की शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। किसी भी राष्ट्र की शक्ति के प्रतीक माने जाते थे, प्रतीक माने जाते थे। मतलब एक तरह से धारणा यह थी कि आपके पास जितना कीमती धातु है उतना ही आप पावरफुल। लेकिन उसमें एक समस्या थी
उसमें समस्या यह थी, यह कीमती धातु सभी को तो उपलब्ध नहीं था, सभी देशों को। जैसे स्पेन, तो स्पेन की जो लैटिन अमेरिका में कॉलोनी थी, पेरू, बोलीविया आदि, तो लैटिन और मेक्सिको उत्तर में, तो उस कॉलोनी से उसको आती थी चांदी बड़ी मात्रा में। इतनी चांदी आई स्पेन के पास, और स्पेन ने उस चांदी का यूज किया, और 80%, आप यही मान के चलिए, आगामी 80 वर्षों तक विश्व अर्थव्यवस्था चांदी पर चलती रही, इतनी चांदी लैटिन अमेरिका से। तो लैटिन अमेरिका फॉर्चुनेट था, उसको चांदी मिलती थी। जिसको उत्तरी अमेरिका में कॉलोनी थी, जैसे ब्रिटेन वगैरह, तो उस कॉलोनी को वहां से सोना मिलता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश थे और बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जहां कीमती धातु उपलब्ध नहीं था। तो उन देशों का क्या, जिनके पास कीमती धातु उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि ऐसा करिए, आप निर्यात को अधिक करिए और आयात को कम करिए। तो आप निर्यात को बढ़ाएंगे और आयात में कटौती करेंगे, तो आपको कीमती धातु के बराबर है, क्योंकि आपके खजाने में रकम आ जाएगी। और उस समय के महत्वाकांक्षी यूरोपीय राजतंत्र तो यही चाहता था कि हमारे देश में अगर समृद्धि आएगी, जब खजाने में जब देश में समृद्धि आएगी, तो हम टैक्स लगाकर, अतिरिक्त कर लगाकर और हम रकम को खींचकर अपने खजाने में जमा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे यहाँ 100 रुपये आया, तो हम 25 रुपये टैक्स के रूप में ले लिए, और 25 रुपये हमारे पास आए, उससे सेना नौकरशाही बनेगी। ये इसकी मंशा थी। तो इसलिए चलिए, अगर कीमती धातु नहीं है तो निर्यात को बढ़ाइए, आयात में कटौती कीजिए। सभी देश यही प्रयास करते थे। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, निर्यात अधिशेष। निर्यात अधिशेष ध्यान से लिखिए, निर्यात को प्रोत्साहन देना, निर्यात को प्रोत्साहन देना तथा आयात में कटौती करना। निर्यात को प्रोत्साहन देना और आयात में कटौती करना उस काल में आयात में कटौती करना, उस काल में यूरोपीय देशों की सामान्य नीति बनी रही। उस काल में यूरोपीय देशों की सामान्य नीति बनी रही। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, उपनिवेशवाद। दैत्य कर लिखिए हाँ, उपनिवेशवाद का बल इस अवधारणा पर होता है कि उपनिवेश का हित मातृदेश ब्रैकेट में महानगरीय राज्य, उपनिवेश का हित मातृदेश ब्रैकेट में महानगरीय राज्य। ध्यान कर लेना, हमने महानगरीय राज्य या मातृदेश शब्द का प्रयोग किया, दोनों इंटरचेंजेबल है। जिसके लिए आप मातृदेश शब्द का प्रयोग करते हो वही महानगरीय राज्य। ये कौन है? जो उपनिवेश बनाते हैं। उनके लिए 2 शब्द लाते हैं, या तो मातृदेश और नहीं तो महानगरीय राज्य। इसलिए दोनों नाम हमने दे दिए ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उपनिवेश, मातृदेश अथवा महानगरीय राज्य। क्या है पंक्ति, क्या है? हाँ, समझ गए। महानगरीय राज्य के हित के अधीन हो, अर्थात उपनिवेश से अपेक्षा की जाती है। उपनिवेश से अपेक्षा की जाती है कि वह कच्चे माल प्रदान करे, कच्चे माल प्रदान करे, तैयार माल अथवा विनिर्मित वस्तुएं भी लिख सकते हो, विनिर्मित वस्तुएं या तैयार माल का अपने यहां खपत करे मतलब जो खरीदे। तैयार माल का अपने यहां खपत करे का मतलब खरीदे, तैयार माल का आयात करे उसी में। और अगर वह कीमती धातु दे सकता हो तो और भी बेहतर है। देखो, और अगर वह कीमती धातु दे सकता हो तो और भी बेहतर है। अब इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिए, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद आप पहुंचेंगे हमारे सामने कि सर उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। यही मतलब होता है उपनिवेशवाद का, यही मतलब होता है। क्या करने को? हाँ, खपत तभी करोगे जब आयात करोगे। कैसे खपत करोगे? मुफ्त में खाने के लिए थोड़ा देंगे। मतलब खरीदिए और खपत करिए, मतलब पचाइए अपने। इन्हीं सब शब्दों से ना विजन क्लियर हो। इनिशियली जब विजन क्लियर होगा तभी सोशल साइंस के अंदर घुसोगे ना। अभी तो किनारे तुम्हें चक्कर लगा रहे हो। डुबकी कहां लगाई है? डुबकी तो अब लगाओगे।
अरे क्यों नहीं, खपत में क्या दिक्कत है? अपने यहां खपत करोगे जब तुम आयात करोगे तो ही, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत लगती है तो खपत अभी भी काट के आयात कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन खपत शब्द तुम सेफली डाल सकते हो, खपत तुम करोगे, अभी तुम लोग डर रहे हो। जब लिखने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो जो भी लिखोगे सोचोगे कोई इसको काट नहीं सकता। कैसे काटे? दे आर एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम द प्रोडक्ट फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्टेट। ये तो हिस्टोरियंस लिखते हैं। कंज्यूम, कंज्यूम का क्या मतलब होता है? खपत। क्या? वो क्यों नहीं लिख सकते? लिखो। तुम लोग चाहते हो कुछ भी लफड़ा फंसाते रह क्लास में, तो मतलब लिखा आपने? हाँ। अब पॉइंट नंबर 3 लिख दीजिए। फोर्थ है, फोर्थ लिखिए। हाँ, फोर्थ क्या है? आर्थिक स्वावलंबन। आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक स्वावलंबन। जगह लिखिए, यूरोपीय सरकारों का बल, यूरोपीय सरकारों का बल उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर भी रहा था, उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर भी रहा था, ताकि संबंधित राष्ट्र, संबंधित वह राष्ट्र, संबंधित राष्ट्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। मतलब इस लाइन का मतलब समझा कि अगर आप आयात में कटौती करना चाहते हैं तो मैचिंग प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, नहीं तो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हो जाएगी। जो प्रोडक्ट्स है उसकी स्कार्सिटी आपके मार्केट में हो जाएगी। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? तो एक सर्टेन प्रोडक्शन के लेवल को बनाए रखना होगा। अब आपको आश्चर्य होगा, उस समय यूरोप की सरकारों ने कानून बनाए। क्वीन एलिजाबेथ के समय एक ऐसा कानून बना जिस कानून का मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ वाज टू रिमूव द स्लॉथनेस फ्रॉम द पीपल। स्लॉथनेस कहते हैं आलस्य को। उसने कानून बनाया अकर्मण्यता और आलस्य को दूर करने वाले कानून। उसमें क्या करना होता था कि मुझे एक जस्टिस ऑफ पीस, एक अधिकारी की नियुक्ति की, और वो अधिकारी चारों तरफ घूम घूम कर देखते थे कि कोई बैठा हुआ निठल्ला तो नहीं है, और निठल्ला बैठा हुआ पाए जाते उनको पकड़ के उनको सजा दी जाती, जेल में भेज दिया जाता कि भाई निठल्ला क्यों बैठे, कुछ करो। मनी मन मैंने सोचा ऐसे में तो बिहार और यूपी की अधिकांश जनसंख्या फिर अंदर चली गई। लेकिन वो जाने में भी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, चलिए ले चलिए। मैं भी सोच रहा था कोई कहीं रहने खाने की व्यवस्था कम से कम हो जाए। तो ये बेसिकली ये चौथा है इसका। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ना है, नीचे देख के लिखो प्रभाव, प्रभाव देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो कि यूरोपीय सरकारों के द्वारा, यूरोपीय सरकारों के द्वारा, यूरोपीय सरकारों के द्वारा व्यापार के प्रसार के लिए, व्यापार के प्रसार के लिए, व्यापार के प्रसार के लिए नए नए क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किए गए, प्रसार के लिए नए नए क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किए गए, नए नए क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित किए गए। हाँ, इस कारण उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिला, इस कारण उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिला। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, राजतंत्र का शक्तिशाली होना, राजतंत्र का शक्तिशाली होना, राजतंत्र का शक्तिशाली होना। डैश देकर लिखिए कि हाँ, वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप, वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ, राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ, राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ। इसका लाभ राजतंत्र को मिला, इसका लाभ राजतंत्र को मिला। वह लोगों पर कर लगाकर, वह लोगों पर कर लगाकर अतिरिक्त रकम का संग्रह कर सका, अतिरिक्त रकम का संग्रह कर सका, जिसकी सहायता से अस्थायी सेना, जिसकी सहायता से अस्थायी सेना एवं स्वतंत्र नौकरशाही, जिसकी सहायता से अस्थायी सेना एवं स्वतंत्र नौकरशाही स्थापित की जा सकी। अस्थायी सेना एवं स्वतंत्र नौकरशाही, स्वतंत्र नौकरशाही का मतलब अपनी नौकरशाही। पहले तो सामंतों पर निर्भर थे,
ये बात तो तुम लोग समझ रहे होगे, पहले किस पर निर्भर थे? सामंतों पर। अब वो अपनी नौकरशाही खड़ी कर सके। ओके, ये हो गया। अब आप लिखिए राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हेडिंग देना था अलग। राष्ट्रीय राज्य का उद्भव तथा निरंकुश राजतंत्र। सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण वाणिज्यवाद। अब ये जो दोनों फैक्टर तुम देख रहे हो, ये दोनों फैक्टर को तुम ऐसे समझो, यह मान लो यह यूरोप। तो लिखने के बाद थोड़ा मेरी तरफ ध्यान देना, तो मैं एक चीज समझा देता हूं, शीशे की तरफ साफ हो जाए। जैसे अगर तुम राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पहले था अखिल यूरोपवाद, इसको आप ऐसे कहो, यूरोप में एक तरह से अखिल यूरोपवाद था, चाहे अखिल यूरोपीय व्यवस्था थी। ये अखिल यूरोपीय व्यवस्था क्या थी? तो एक तो था सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, ओके। दूसरा था सामंतवाद। कंफ्यूज हो रहे हो? वो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह कि अगर कोई पड़ोसी सोया हुआ है और वो अपनी दो टांगे तुम्हारे ड्राइंग रूम में रखा हुआ, तो तुम अपने मेन डोर को बोल्ट कैसे करोगे? राष्ट्र बनाने के लिए तुमको थोड़ा संकुचित होना पड़ेगा कि भाई ये है हमारा ब्रिटेन, ये है फ्रांस। ये बॉर्डर तो तभी खींच पाओगे जब तुमको मतलब खाली जगह मिले। और सामंतवाद में एक सामंत अपनी कुछ जागीर ब्रिटेन में रखा हुआ है और फिर फ्रांस में रखा हुआ है, उसकी दो टांगे दो तरफ फैली हुई, वो कहेगा मैं यहां भी हूं और मैं वहां भी हूं, तो राष्ट्र की बाउंड्री कैसे खींचेगी? पड़ोसी की टांगे वाली बात है कि तुम्हारे ड्राइंग रूम में रखा हुआ। उसी तरह से सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था वाली बात मैं कल बता ही चुका हूं। वो अपने आप को रोम के पोप के अधीन मानते थे, कहते थे हम आपके अधीन है ही नहीं, आप हमारे राजा नहीं है, हमारा मुखिया पोप है और हम भी आप ही की तरह कर लगाएंगे, जो आपकी हैसियत है हमारी आपसे अलग हैसियत है। तो भला एक राष्ट्र में दो संप्रभु कैसे टिक सकता है? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राज्य बनने के लिए सामंतवाद का टूटना, क्योंकि सामंतवाद में तो सामंत में जागीर होती है, बड़ी बड़ी जागीर जिसकी होगी, इधर भी जागीर है उधर भी जागीर। जैसे एक बात तुम देखो, जैसे हालांकि सामंतवाद नहीं है लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत के समय जो बंगाल में जो जमींदारी मिली थी, तो जमींदार सब, वो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, नाम सुना होगा, जो बंगाल का पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसमें एक कारण यह भी था कि जो बड़े बड़े बंगाल के जमींदार थे उनका पश्चिम बंगाल में भी जमींदारी थी और पूर्वी भाग में भी जमींदारी थी। तो पहले एक ही मैनेजर अधिकारी रखते थे, तो दोनों जगह की जमींदारी उनकी मेंटेन हो जाती थी। अब दो पार्ट में बट गई तो इसका मतलब उनके लिए उनको वहां अलग कारकुन, कारिंदे, अलग मैनेजर सब रखना होगा, तो उनको वसूली में परेशानी होगी। तो उससे क्या होता था? तो वो समस्या तो बंगाल में आई, लेकिन उस समय के जो सामंत थे वो तो बहुत बड़े बड़े सामंत लोग थे, तो उनकी जागीर कई देशों में एक साथ, जो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था थी उसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली हुई थी। ये दोनों अखिल यूरोपीय संस्थाएं थी। जब तक ये अखिल यूरोपीय संस्थाएं नहीं टूटती तब तक राष्ट्रीय राज्य की बाउंड्री आप नहीं खींच पाते। मेरी बात तुरंत तक पहुंच रही है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? राष्ट्रीय राज्य की बाउंड्री को ऐसा है जो नहीं समझ रहा हूं, मुझे लगता है बहुत क्लियर है। तो ये जो दो डायग्राम मैंने बताया, ये दोनों तो सीधा काम कर गया। ओके, राष्ट्रीय राज्य को और पुनर्जागरण की जो मैंने चर्चा की, पुनर्जागरण में क्या था कि पुनर्जागरण के क्रम में आपको याद है कि मैंने कहा था ग्रीक और रोमन जो क्लासिकल साहित्य है उसका पुनर्जीवन। तो पहले जो रोमन साम्राज्य हुआ करता था, उस रोमन साम्राज्य में एक रोमन कोड हुआ करता था, रोमन कोड ऑफ लॉस, रोम की विधि संहिता, जो कालांतराल में वो दब गई थी। तो पुनर्जागरण ने जो ग्रीक और रोमन ग्रंथों पर बल दिया, जिसे रोमन विधि संहिता पुनर्जीवित हो गई और रोमन विधि संहिता में शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा थी। तो उससे भी राजतंत्र को फायदा हुआ, क्योंकि इससे पहले सामंतवाद के युग में तो कोई कबूल ही नहीं कर रहा था कि राजतंत्र कभी पावरफुल था। रोमन विधि संहिता जब उभर कर आई तो उसने तो बता दिया, एक समय था कि राजतंत्र काफी पावरफुल था। यह दुर्भाग्य है कि राजतंत्र कमजोर पड़ गया। मेरी बात तुम तक पहुंच रही? इसका भी फायदा मिल गया। और वाणिज्यवाद का फायदा तो मैंने अभी बताया, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। कर प्रणाली स्थापित होगी, सेना बनेगी, नौकरशाही। याद हो गया आप लोगों को? ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लूंगा, इसके क्या मतलब, तुमको इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा, आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन कम पूछूंगा। केवल है कि तुम्हारा बुकलेट, तुम्हारी कॉपी खुलनी नहीं चाहिए। इसमें मैं इन्विलेशन का प्रबंध कर दूंगा कि प्रॉपर गार्डिंग हो, तो इधर उधर देखिए कोई
ताकि बंदिश है। और तुम अपनी मेमोरी से एकदम डरना मत। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिंदगी में, ध्यान रखना। अब इस डर से कल रिवाइज करोगे, कल जहां पर कमिटमेंट भी होगा लोग कैंसिल कर ले। हाँ हाँ हाँ। देखो, सभी समाज के अपने अपने गुण, अपने अपने दोष हैं। रोमन समाज का दोष है दासवास्थ। दासों को कोई अधिकार नहीं था, उनसे काम करवाते थे। खुद जो पैट्रिशियन थे, जो कुलीन थे, वो ऐशो आराम करते थे। लेकिन उसका एक सबल पक्ष था कि वहां महिलाओं के राइट को स्वीकृति मिली थी। ये समाज टू समाज, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। हाँ ठीक है ना, वहां महिलाओं की स्थिति ठीक है। इंडिया कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में बाकी जगहों की तुलना में, इंडिया में, चाइना में, बाकी जगहों की तुलना में, पूरी विश्व की तुलना में ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में सही लिखा है, लेकिन आज के आधुनिक समाज इतनी नहीं थी। एक बात तो थी, महिलाओं को पुरुषों के निरीक्षण में रखा जाता था। तो आगे जो नेपोलियन बोनापार्ट आएगा फ्रांस में, तो रोमन विधि संहिता को पुनर्जीवित करेगा फ्रांस की क्रांति के बाद। तो रोमन विधि संहिता अपने समय से आगे थी, उसमें महिलाओं को राइट था, ये बात सही है। लेकिन अगर उसी चीज को, जैसे आप तुम कहते, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अकबर एक बहुत ही उदार शासक था, लेकिन अकबर को आज के पैमाने पर रख दोगे तो उदार दिखेगा वो? मेरी बात तुम्हें तक पहुंच रही है कि नहीं? अरे के पैमाने पर। इसीलिए देखो, बहुत सारे लोगों में यही दिक्कतें आती है। जैसे आप औरंगजेब को बहुत डिनाउंस करे, और औरंगजेब बहुत गया गुजरा है, ठीक है, औरंगजेब ने कट्टरता दिखाई, औरंगजेब ने बहुत से ऐसे काम किए, एंटागोनाइज भी किया हिंदुओं को, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन तुमको यह ध्यान रखना है कि औरंगजेब एक मध्य युग का बादशाह था, और मध्य युग में दुनिया में भी कुछ ऐसे शासक थे जो उसके समकालीन शासक, जिनकी स्थिति उससे भी बुरी थी। जैसे वह लुई 14वां जो फ्रांस का शासक था, उसका समकालीन था। लुई 14वां जो फ्रांस का शासक था, वो रोमन कैथोलिक था, और उसके यहां एक समुदाय था ह्यूजनॉट्स। ह्यूजनॉट्स को उसने इतना प्रताड़ित किया, जिसकी तुलना में औरंगजेब ने बहुत कम हिंदुओं को छेड़ा। औरंगजेब के समय तो मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह जैसे 7,000 मनसबदारी पाने वाले, औरंगजेब के समय सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? राजपूत था। सबसे बड़ा अधिकारी मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह थे, जिसको सुवादार भी बनाए थे। लेकिन आप फ्रांस में नहीं सोच सकते हैं किसी ह्यूजनॉट को, ह्यूजनॉट मतलब प्रोटेस्टेंट को, लुई 14वां यह पद दे पाता। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि समय, किसी चीज का जो मूल्यांकन होता है, समय के आधार पर होता है। उस समय के युग में रोमन लॉ महिलाओं के प्रति बहुत न्यायपूर्ण था। आज के स्टैंडर्ड से देखोगे थोड़ी उसी सीमाएं थी। सब एक ही बार आप जान जाएंगे और फिर कल से नहीं आएंगी, तो हमें यह भी तो थोड़ा स्वार्थ है कि आप लोग रोज आते रहें। मनसबदारी व्यवस्था, मैं आपको बता दूं, इस समझने में कई बार लोगों को महीने और वर्ष गुजर जाते हैं, और 1 और 2 मिनट में मुझे मनसबदारी व्यवस्था में औसतन में 2 क्लासेस कराने पड़ते हैं मनसबदारी समझाने के लिए, और आप 1 मिनट में पूछ रहे हैं, मैं कैसे जवाब दूं? मनसबदार प्रशासक होते थे। अकबर ने इस व्यवस्था को विकसित किया था, इसके लिए एक विशेष तरीका अपनाता था, जिसमें सैनिक सेवा और सिविल सेवा दोनों को जोड़ दिया था, और उसी से जुड़ी हुई होती थी जागीरदारी व्यवस्था। लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग चीज है समझाने, समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको यहीं स्थगित करते हैं, है ना? किधर से आवाज आई? हाँ, मतलब नहीं, भारत क्या है? मातृदेश भारत को मान रहे हो कि उपनिवेश मान रहे हो? सेम कैसे होगा? एक बात बताइए, आपने मेरा बुकलेट पढ़ा होगा। आप लोग एक चैप्टर जो मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूं, 2-4 पेज थे, तो कितनी बार पढ़ा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? 1 बार मैंने कलम लेके पढ़ते हो? सो के तो नहीं पढ़ते हो, बैठ के पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करते हो, फिर साइड में जरूरत हो तो पॉइंट भी बना, साइड में जरूरत है तो पॉइंट भी बना। मैं तो अच्छी वो कवर वाली जो बुक होती है, जो 1000 रुपए की बुक होती है, मैं कोई भी पेन लगा देता हूँ, साइड में पॉइंट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं भूल जाऊंगा फिर बात। तो उसको तब तुम नोटिस करोगे। मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि जब यूरोपीय शक्तियां जब लैटिन अमेरिका गई, अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में गई, तो उनके साथ उनका व्यवहार अलग था, लूट मार, पीटना, काटना। और भारत में आए, चाइना में आए, तो पूरब में तो यहाँ पर संगठित सरकार थी, यहाँ पर तो निवेदक बनकर आए और इंतजार करते रहे जब वो कमजोर हुआ, मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, तब पला से। एक बार औरंगजेब के समय इन्होंने थोड़ी उदंडता कर दी थी ब्रिटिश ने, बंगाल में। शाइस्ता खान उसका जो सूबेदार था, उनको खदेड़ खदेड़ कर पीटा, बंद कर दिया जेल में, 1.5 लाख रुपया जुर्माना पांव पकड़कर वो दिए, फिर उनको आजाद किया। तो यहां पर तो उनकी दादागिरी चल ही नहीं सकती थी, इंतजार किया बाद। और ब्रिटिश क्लेम करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया वाज कंकर्ड इन ए फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। बेखबरी की दौर में ही ब्रिटिश ने भारत को जीती। मतलब हम आपको जीतना नहीं चाहते थे, आप कैसे जीते गए हमें पता नहीं, सचमुच जीत लिया गया। मतलब कोई इसी तरह को किसी को पीट दे और कहे कि यार हम आपको पीटना नहीं चाहते, तो पिटा गए, पता नहीं कैसे पिटा गया, मुझे भी पता नहीं। तो वो भारत के साथ पूरब में वो व्यवहार नहीं कर सकते थे। मैंने ऑलरेडी मैटर में दे रखा है, आपको बता रखा है, इसलिए मैंने उसी लाइन पर आपको बुकलेट भी दिया हुआ, जिस लाइन पर पढ़ा रहा हूं कि आप वहां पढ़िए, नोटिस करिए, चीजों को पकड़िए। हाँ,
ऐसा तो कुछ नहीं है। वॉरियर सोसाइटी तो इस्लाम भी था, लेकिन इस्लाम में मर जाते थे तलवार लेके, तो औरतों को कहाँ पावर दे दिया? सबसे अगर युद्ध किया है तो इस्लाम की सेना नहीं किया है ना दुनिया को जीतने में। तो पुरुष जाते थे घोड़े पर बैठ के, तो महिलाओं को तो बुर्का लगा के घर में रखते थे। तो ऐसा नहीं, इसके लिए कोई हाँ स्वतंत्र मैंने पहले ही कह दिया था। देखिए, एक गिलास खाली, इसमें आधा गिलास पानी डाल के, समझ गए ना? तो कोई भी चीज का पहले तुम लोग सोशल साइंस पढ़ते हो, तो सोशल साइंस में एक चीज नहीं समझोगे तो हम दोनों लोग पागल हो जाएंगे। हम समझाते समझाते तुम पूछते पूछते। सोशल साइंस में सारे विचार एक पर्सपेक्टिव है, समझ लो ना? मैं एक उदाहरण बताता हूं, शायद तुम समझ जाओ। मोतीलाल नेहरू का तो नाम सुना होगा। तो मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस, मतलब एक्चुअली तो इंडिया के वन ऑफ द टॉप लॉयर्स थे। तो कभी ढाका में कोर्ट में, कभी कभी कलकत्ता कोर्ट में, कभी इलाहाबाद कोर्ट में मुकदमा लगा रहता था। तो क्या होता कि वो आते तो उसमें मोबाइल फोन, तो बड़ी सुविधा हो गई ना, मोबाइल फोन हो गया है, बहुत सारा रिकॉर्डिंग कंप्यूटर वगैरह। पहले तो जो भी था ओरली समझाना था। तो उनको एक कहीं से केस करके आया, इलाहाबाद कोर्ट में पेशगी थी, तो उनके वकील की, तो वो वहां से दौड़े हुए बहस के लिए आए। तो उनका बीच में मतलब वही होता था कि फाइल वाइल लेके उनके बहुत सारे असिस्टेंट होते थे, समझाते हुए केस चलते थे। अब वो सीधे इजलास पर जाते थे और बहस शुरू कर देते थे। उसी में जो इजलास पढ़ते और पूरा केस समझाते हुए गया, और वकील जो डॉक में खड़ा था, तो इनके दिमाग से निकल गया कि यह हमारा वकील है और हम बचाव पक्ष के। इनको लगा हम सबूत पक्ष के। बस इन्होंने कहा शुरू कर, एक बार फाइल ऐसे देखा, इंटेलिजेंट लॉयर थे, तो पहले से उसको लैंड मार्क करके आए थे कि मी लॉर्ड, मेरा कहना है कि यह जो व्यक्ति है, इसका यह कल्पिट है और इसके पक्ष में हम प्रमाण दे सकते हैं। प्रमाण नंबर 1 इसमें यह है, इसमें ये एविडेंस से पता चलता है, ये है, इस एविडेंस से पता चलता है। उधर उसका कर्ण सुखा जा रहा था कि पूरी फी हमने दी है, इतना कॉस्टली लॉयर रखा है, ये तो मेरी ही जान लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसने उसके जो असिस्टेंट लॉयर था उसने इशारा किया जी क्या सब। तो उनका लॉयर गैस में कहा, सर सर इसको बचाना है, बचाना है। तो पहले बताते ना, तो गड़बड़ हो गया। दूसरा लॉयर भी बहुत बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ रहा है कि मतलब ये तो हमें बोलना था, ये बोल रहा है। और ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल रहे थे, दूसरा लॉयर भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वो आइडिया उसके दिमाग में भी नहीं था। ये बोल रहे थे तो ज्यादा चले हुए लॉयर थे और इंटेलिजेंट थे। तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू रुके आधे मिनट, फिर मुस्कुराते हुए जज की तरफ देखे, कहे मी लॉर्ड, एग्जैक्टली मेरे काबिल दोस्त यही सब कहते जो मैंने कहा, समझ रहे? यही कहते जो मैंने कहा। अब मैं अपने मुवक्किल के पक्ष में कहना चाहूंगा, इनका जो प्रमाण नंबर 1 से खंडित, प्रमाण नंबर 2 को ऐसे खंडित करते हैं, प्रमाण नंबर 3 को ऐसे खंडित करते हैं, सभी को काट दिया। और सामने वाले बैठा हुआ था कि तो मेरा भी काम कर दिया, मैं क्या करूं? तो यही होता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में पक्ष में कहीं देना है, कहीं विपक्ष में देना है, कहीं कहना है आधा ग्लास ही पानी है, कहीं बोलना है आधा ग्लास पानी है। तो इस चीज को समझो, नहीं तो हम लोग की बहस चलती रह जाएगी, सब कोई निराकरण नहीं निकलेगा। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं एब्सोल्यूट ट्रूथ आपको नहीं बोल रहा हूं। जो भी ट्रूथ है रिलेटिव ट्रूथ है। तो उस समय अप्रिय प्रसंग आप दूसरा वाला पक्ष छेड़ देंगे और हम पहले वाले पक्ष पर रहेंगे, तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा? तो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार कहीं मेरिट्स दिखाना होगा, कहीं डिमेरिट्स दिखाना होगा। इसलिए तो क्वेश्चन के अंदर शब्द होता है, विवेचन कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए। शब्द की वजूद इसी तरह से होता है। मैं क्वेश्चन पर करूंगा, लेकिन टाइम दोगे तभी तो इसलिए मेरे विचार से टू द पॉइंट प्लीज, है ना? अब क्या क्या करूं? इसी तो ठीक था, कंफर्टेबल था क्या? हाँ बोल, हाँ वैसे एसी नहीं कर रहा। हाँ गतिशीलता का अभाव, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, सही पकड़ा। इसे पकड़ते चल, पढ़ रहे हो ना, बहुत बढ़िया कर रहे। जैसे पढ़ने का समय अंडरलाइन कर लेते। देखो हमने इस सप्ताह इसलिए आप लोग को रखा है कि इस सप्ताह में आपका बैकग्राउंड बना है। अब हम और आप एक दूसरे से ट्यून हुए, तो थोड़ा थोड़ा अब मेहनत तुम लोग अपने स्तर से भी करोगे, खींचोगे चीजों को, क्योंकि जब बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है तो बड़ी दिक्कत होती है। आंखें देखती है लेकिन दिमाग ले नहीं पाती। अब धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने वर्क किया, इंटरैक्ट किया, पूछा, बातचीत हुई, तो फिर तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर? डायग्राम लिखा। अब इसमें नीचे ब्रेक देकर हेडिंग दीजिए और लिखिए, नहीं हेडिंग मत दीजिए, लिखिए हाँ हाँ कि 16वीं 17वीं सदी तक, 16वीं 17वीं सदी तक, 17वीं सदी तक यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र, यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना होने लगी। यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना होने लगी। राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना होने लगी, स्थापना होने लगी। तथा यूरोप के कुछ महत्वाकांक्षी शासकों ने, तथा यूरोप के कुछ महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट किया। कुछ महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी राष्ट्रीय सीमा, यूरोप के कुछ महत्वाकांक्षी शासकों ने अपनी राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट किया।
अपनी राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट किया। फिर वही समय था जो सामंतवाद के कब्र पर, कब्र शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? सामंतवाद के कब्र पर राजतंत्र स्थापित हो रहा था, या राजतंत्र पुनर्स्थापित हो रहा था। सामंतवाद के कब्र पर राजतंत्र पुनर्स्थापित हो रहा था, स्थापित हो रहा था। तथा यूरोप में कुछ महत्वाकांक्षी शासक, यूरोप में कुछ महत्वाकांक्षी शासक, यूरोप में कुछ महत्वाकांक्षी शासक, कुछ महत्वाकांक्षी शासक सक्रिय कुछ महत्वाकांक्षी शासक सक्रिय थे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई 13वां एवं 14वां, लुई 13वां एवं 14वां, लुई 13वां एवं 14वां, ऑस्ट्रिया में मेरिया थेरेसा, रूस में कैथरीन द ग्रेट, रूस में कैथरीन द ग्रेट आदि, रूस में कैथरीन द ग्रेट आदि नाम था उसका, आदि। नीचे व्यक्त कर लिखिए, लिखिए कि निम्नलिखित कारकों ने राष्ट्रीय राज्य के उद्भव को संभव बनाया, राष्ट्रीय राज्य के उद्भव को संभव बनाया। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पॉइंट फर्स्ट, सामंतवाद का पतन, सामंतवाद का पतन। डैश देकर लिखिए, सामंतवाद के पतन ने यूरोपीय राजतंत्र, सामंतवाद के पतन ने यूरोपीय राजतंत्र को शक्ति अर्जित करने का एक अवसर दिया, शक्ति अर्जित करने का एक अवसर दिया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, डैश देकर लिखिए, इसका लाभ उठाकर यूरोपीय शासक क्षेत्रीय चर्च को अपने अधीन करने लगे, क्षेत्रीय चर्च को अपने अधीन करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पुनर्जागरण। डैश देकर लिखिए कि पुनर्जागरण के मध्य जो ग्रीक एवं लैटिन साहित्य, रोमन साहित्य, ग्रीक एवं लैटिन साहित्य के अध्ययन पर बल दिया गया, उस क्रम में रोमन विधि संहिता पुनर्जीवित हो गई। इस संहिता में शक्तिशाली राजतंत्र पर बल दिया गया था, एक पॉइंट और बना दीजिएगा, लिखिएगा, समकालीन चिंतकों का समर्थन, आपने कोई पॉलिटिकल साइंस का है स्टूडेंट, इसमें पढ़ा है कुछ ऑप्शनल? हाँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस मतलब ये नहीं कि जीएस में, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाला कोई है इसमें? अभी लिया है, तभी तो 3 बार चेंज होगा तुम्हारा, मतलब लेने वाले फिर चेंज करते रहते हैं, चलता रहता है। तो मतलब कोई पढ़ा हुआ पुख्ता जो थोड़ा सा देखा हुआ नहीं है कोई इसमें नहीं। आपने हॉब्स का नाम सुना है? हॉब्स लॉ का रूल्स, कौन सा? लेवियाथन, वही सी ड्रैगन है उसका मतलब, तो लेवियाथन लिखा था। तो अब हॉब्स एक है बोदान, इसको इंग्लिश में बॉर्डिन बोलते हैं, बीओ दिया है, हिंदी में कहते हैं बोदान।
अब ये चिंतकों ने शक्तिशाली राजतंत्र पर बल दिया। आप देखो, जैसे हॉब्स है, हॉब्स के विषय में कहा जाता है कि हॉब्स अपनी माता के गर्भ में था, तो उस समय ब्रिटेन में एक आंतरिक गृह कलह शुरू हुआ था, संघर्ष। उस कारण से उसकी माता इतनी डर गई थी। वैसे भी आप जानते हो, मनोविज्ञान कहता है कि माता के विचार का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो उसकी माता काफी डर गई थी और समय से पहले उसने हॉब्स को जन्म दे दिया था, 7वें महीने में। तो उसके बाद हॉब्स जब बड़ा हुआ तो हॉब्स को साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कुछ रहा गृह युद्ध का। तो वो कहा करता था कि मैं और भय, भय मतलब फियर, मैं और भय दोनों जुड़वे भाई पैदा हुए। भय मेरा बड़ा भाई था और मैं उसका छोटा भाई। तो उसने सपोर्ट किया कि अगर आप चाहते हैं समाज में स्टेबिलिटी रहे, तो समाज में स्टेबिलिटी रखने का एक ही रास्ता है कि आप राजतंत्र को शक्तिशाली बनाइए। एक शक्तिशाली राजतंत्र ही समाज में स्टेबिलिटी ला सकता है। बुद्धा ने भी एक शक्तिशाली राजतंत्र को समर्थन दिया। तो केवल एक पंक्ति में आप आगे लिख लीजिए टेस्ट देकर कि हॉब्स एवं बुद्धा जैसे चिंतकों ने, हॉब्स एवं बुद्धा जैसे चिंतकों ने, हॉब्स एवं बुद्धा जैसे चिंतकों ने शक्तिशाली राजतंत्र पर बल दिया। हॉब्स एवं बुद्धा जैसे चिंतकों ने शक्तिशाली राजतंत्र पर बल दिया। तो ये हो गया आपका। अब आप नीचे देखिए, अब आगे टाइटल दीजिए 30 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध एवं वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि 1648। देखो, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है ये विश्व इतिहास में, वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि आप आज भी अगर न्यूज़पेपर पर होगी, आज का मतलब टुडे नहीं, मतलब आजकल, तो आपको वेस्टफेलिया की संधि का रेफरेंस कहीं ना कहीं मिलता रहता है। देखिए, 1618 से 1648 के बीच, 1618 से 1648 के बीच यूरोप में एक 30 इयर्स वॉर हुआ था। ये 30 इयर्स वॉर क्या था मैं बताता हूं। मैंने जो पीछे आपको पवित्र रोमन साम्राज्य बताया है, याद है आपको? तो पवित्र रोमन सम्राट के पद पर एक खास राजवंश के शासक स्थापित हुए थे। उस राजवंश के शासक का मैंने नाम बताया था, याद करिए। हाँ, सालमान उस शासक, हाँ, लेकिन राजवंश का नाम याद है आप? याद करिए तो। उस राजवंश का नाम है कैरोलिंजियन वंश। 3 बार मनी मन बोलिए, याद हो जाए, कैरोलिंजियन वंश। लेकिन यह अब जो मैं जिस समय चर्चा कर रहा हूं 17वीं सदी के आरंभ में, तो 16वीं सदी में ही अब पवित्र रोमन सम्राट का पद एक तरह से प्रतिष्ठामूलक पद बन गया था। तब तक कैरोलिंजियन वंश का पतन हो गया था और उसी समय स्पेन, यही स्पेन है, समझ रहे हो? तो ये स्पेन, यही ये जो देख रहे हो भूमध्य सागर, तो ये अफ्रीका है, यहीं पर जिब्राल्टर। यहाँ पर अफ्रीका में अफ्रीकी, जैसे मूर्स कहते हैं, जो अफ्रीकी मूर्ति, उनको मूर बोलते हैं। और वहां पर इस्लाम का आगमन हो चुका था। तो जो मुस्लिम मूर्स थे यहाँ अफ्रीका में, उन्होंने आधा स्पेन को जीत लिया, मतलब स्पेन को उन्होंने जीत लिया था, समझ रहे हो ना? ऐसे। और उत्तरी स्पेन था, वो पहले 3-4 पार्ट में विभाजित था। तो उसमें ये स्पेन का एक पार्ट था जिसका नाम था ओरेगान, दूसरे का नाम था कास्टाइल। तो हुआ ऐसा कि ओरेगान का शासक था फर्डिनेंड। उसका कास्टाइल की राजकुमारी इसाबेला से विवाद। तो ओरेगान और कास्टाइल दोनों एक हो गया, क्योंकि इसाबेला उनकी पुत्री उत्तराधिकारी थी, तो उसका दोनों राज्य मिल गए। तो ये हो गया पावरफुल। उसके बाद यही जो फर्डिनेंड है, उसने यहाँ से इस्लाम, मतलब जो मुस्लिम शक्ति है, उसको यहाँ से खदेड़ कर पूरे स्पेन को यूनिफाई कर दिया। इस कारण से इसके वंश की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई, क्योंकि इसने इस्लाम को हराया, मुस्लिम ताकत को हराया था। उसे हराने से इसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। तो अब पवित्र रोमन सम्राट का पद इसको मिल गया, इसके वंश। इसके वंश का नाम है हैब्सबर्ग वंश। क्या नाम है? हैब्सबर्ग वंश। इस वंश का नाम आपको याद रखना हो। इतिहास में कुछ, पूरे यूरोप के इतिहास में कुछ राजवंश है जिसके नाम आपको याद रखने होंगे। फ्रांस में जो शासन करेगा, जो फ्रांस की क्रांति होगी, तो जो शासक को हटाया जाएगा उसका नाम होगा बुर्बो वंश का शासक, बुर्बो वंश होगा, बुर्बो। यह हैब्सबर्ग वंश। और जर्मनी में होगा प्रसा में होगा होहेन-जोलन वंश, और रूस में होगा रोमनाव वंश। ये सभी प्रतिष्ठित वंश है। तो बुर्बो वंश का सफाया तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन ये हैब्सबर्ग वंश, तुम देखोगे ये हैब्सबर्ग वंश की चर्चा होती रहेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। प्रथम विश्व युद्ध में जाकर ये वंश समाप्त होगा। तो हैब्सबर्ग वंश के जो शासक थे, वो ऑस्ट्रिया पर शासन करते थे, ऑस्ट्रिया पर और स्पेन पर। दोनों क्षेत्रों में हैब्सबर्ग वंश के शासकों का शासन था। स्पेन में भी शासन था और ऑस्ट्रिया में भी शासन था। ऑस्ट्रिया देख रहे हो ना आप? जैसे आप यूरोप के मैप को देखोगे, तो वही ना, घर पर आप 1-2 बार जब सॉल्व करोगे मैप का तो हो जाएगा। जैसे देखो, ये यहां पर ये ब्रिटेन है, ऐसा मान, और ये आप मान लीजिए फ्रांस है, और इसी में इधर देखोगे बेल्जियम है, इधर नीदरलैंड्स है, और यहां अगर देखोगे तो ये जर्मनी है,
और जर्मनी के पास देखोगे तो ऑस्ट्रिया है। एक दो बार जब मैप बना लोगे ना, और जब ऑस्ट्रिया इधर होगा तो इधर देखोगे ऑटोमन साम्राज्य है इस तरफ, इधर ऑस्ट्रिया के बाद इधर देखोगे पोलैंड वगैरह है, और तब इधर आता है रशियन साम्राज्य जो सबसे बड़ा है। इधर तुम देखोगे उत्तर में है स्वीडन, डेनमार्क है ना, नॉर्वे। तो ये तुम अगर एक बार मैप खींच लोगे तो यूरोप बनाना मुश्किल नहीं है, तेरा मेरा भी निकल जाए। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया भी एक बड़ा राज्य साम्राज्य था, तो ऑस्ट्रिया पर भी हैब्सबर्ग वंश के शासक का शासन था, और स्पेन में भी शासन था। तो ये दोनों तो हैब्सबर्ग वंश के ही थे। तो अब चूंकि पवित्र रोमन सम्राट का पद मिलता था किसी हैब्सबर्ग वंश के शासक को, तो या तो स्पेन का से कोई आता था या ऑस्ट्रिया से आता था। तो फर्डिनेंड प्रथम तो स्पेन में प्रतिष्ठित शासक बना था, उसका आगे का उत्तराधिकारी का नाम था फर्डिनेंड द्वितीय, और वह शासन कर रहा था ऑस्ट्रिया में शासन कर रहा था। उसी को पवित्र रोमन सम्राट का पद मिला था। और ये जर्मनी तुम देखते हो, ये जर्मनी उस समय 200 छोटे छोटे जर्मन राज्य में विभाजित था, 200 छोटे छोटे जर्मन राज्य थे। तो ये जर्मन राज्य थे, लेकिन ये जर्मन राज्य कहीं ना कहीं ये हैब्सबर्ग साम्राज्य तुम कर रहे हो। स्पेन यहाँ जैसे फ्रांस है ना, तो फ्रांस के दक्षिण में ये स्पेन, ये और यही पुर्तगाल इसके बगल में, बाद में तो पुर्तगाल स्पेन का हिस्सा बन गया। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, तो यहाँ का जो शासक है ऑस्ट्रिया का, ये पवित्र रोमन सम्राट का पद है। और जिसे तुम जर्मन क्षेत्र कहते हो, जर्मन क्षेत्र पवित्र रोमन सम्राट के अधीन ही है। जर्मन क्षेत्र मतलब 200 छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन औपचारिक रूप में सभी का मुखिया है, क्योंकि सामंती पद्धति टाइप की हो गई थी ना, तो इसका औपचारिक रूप में जो सभी का मुखिया है वह है पवित्र रोमन सम्राट। लेकिन ये इन राज्यों को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार नहीं है, और इन्हें अपने स्वतंत्र रूप से विदेश नीति अपनाने का अधिकार नहीं है। आंतरिक रूप से कार्य कर सकते हैं, बाकी चीजों में इनको पवित्र रोमन सम्राट से यहाँ से अनुमति लेनी होगी। पवित्र रोमन सम्राट यहाँ से भी आता था और यहाँ से भी आता था, कभी इधर से आ जाता था, कभी उधर, दोनों एक ही वंश थे। तो अभी इसका शासक था, इसका फर्डिनेंड द्वितीय का। तो यहाँ पर एक जगह जिसका नाम था बवेरिया, जर्मनी। तो वहां पर क्या था कि धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट समझ रहे हो, और आपको यह अपनी मेमोरी में है कि पवित्र रोमन सम्राट या पवित्र रोमन साम्राज्य रोमन कैथोलिक चर्च का रक्षक बन गया था। तो एक यह डेटा याद रखना, याद रहेगा, भूल जाओ, याद रहेगा। एक डेटा और भी याद रखना, थोड़ा मेंटली अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सर्वर हिला के टाइट रहो। अब मैं एक डेटा आपको देता हूं यहां कि फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश था। फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश था, तो प्रोटेस्टेंट नहीं था। और फ्रांस भी रोमन कैथोलिक के प्रति ही समर्पित था, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च की रक्षा करनी, अपने आप को उसने रोमन कैथोलिक का माउथपीस बना रखा था। और जहां तक पवित्र रोमन साम्राज्य का सवाल है, तो अधिकृत रूप में रोमन कैथोलिक पवित्र रोमन साम्राज्य, तो उसकी तो बात ही छोड़िए, वो तो एकदम इनटाइटल था रोमन कैथोलिक होने के लिए। तो अब हुआ ऐसा कि बवेरिया नामक स्थल पर प्रोटेस्टेंट का प्रभाव बढ़ने लगा। हाँ, एक डेटा आपको और लेना है, मेंटली अलर्ट हो। जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन हो गया था, तो पूरा यूरोप विचारधारा में बट गया था। कुछ देश अपने आप को रोमन कैथोलिक घोषित कर दिया, और कुछ देश अपने आप को प्रोटेस्टेंट। तो उस समय यूरोपीय देशों के बीच जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण होता था, वो प्रायः धर्म के आधार पर हो जाता था। चोर चोर मौसेरे भाई सुना होगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आप रोमन कैथोलिक हो तो हमारी आपकी मित्रता है, और प्रोटेस्टेंट हो तो थोड़ा सा आपसे हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो प्रोटेस्टेंट देश और रोमन और धर्म के नाम पर बहुत युद्ध होते थे यूरोप में। धर्म के नाम पर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच परस्पर संघर्ष चलता रहता था। कभी इधर हुआ, कभी उधर हुआ, कई बार ट्रीटी भी हुई। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि यहाँ बवेरिया एक कोई छोटा सा राज्य था, नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, वहां का जो शासक था, जर्मन शासक, वो प्रोटेस्टेंट था और प्रोटेस्टेंट को संरक्षण दे रहा था। तो यहाँ जो पवित्र रोमन सम्राट बैठा हुआ था, उसको लगा कि अरे तो चिराग तले अंधेरा, जर्मनी तो अपना इलाका है मेरा, वहां पर तो हमारा एक तरह से शासन है, हम एक तरह से हम पैरामाउंट पावर है, हमारे अधीन वो शासक है, और प्रोटेस्टेंट को संरक्षण दे रहा है, उसको मजा चखाना है। तो इसने अपनी सेना यहाँ भेज दी बवेरिया में और दमन शुरू कर दिया। तो जब उसने दमन शुरू कर दिया, तो ब्रिटेन, स्वीडन और नॉर्वे, ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन, ये तीनों प्रोटेस्टेंट राज्य थे। इनको सहन नहीं हुआ कि पवित्र रोमन सम्राट आखिर बवेरिया का दमन क्यों करे। बस ये तीनों देशों ने पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन, यानी ऑस्ट्रिया के अधीन, इधर ऑस्ट्रिया स्पेन तो साथ था क्योंकि दोनों में राजवंश एक थे, लेकिन उन्होंने पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीनों लड़ने लगे पवित्र रोमन साम्राज्य के विरुद्ध। तो अब देखिए, अब दिलचस्प तथ्य इसमें, यह युद्ध दिलचस्प नहीं है, बवेरिया में घटना हुई वह दिलचस्प नहीं है। दिलचस्प तथ्य है कि फ्रांस एक रोमन कैथोलिक देश था। तो आपको क्या लगता है, फ्रांस को इनमें से किसको सहायता करनी चाहिए थी? फ्रांस को चाहिए थी कि रोमन कैथोलिक की सहायता करें, क्योंकि रोमन कैथोलिक था। फ्रांस में वहां पर जो वंशगत प्रतिष्ठा है, कई बार तुम देखोगे एक ही गांव में एक ही भाई बिरादर, एक ही, आप समझते नातेदार, गोतिया समझते हो ना, दोनों होते हैं, लेकिन अधिकतर अपने गोतिया के विरोधी का समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ये डिफेम होगा तो प्रतिष्ठा समाज में हमारी होगी। ये मानसिकता राष्ट्रों में भी काम करती है। तो रोमन कैथोलिक था फ्रांस। अब तक जो यूरोप में युद्ध होता था, धर्म के आधार पर कंसोलिडेशन होता था, उसको जाना चाहिए था पवित्र रोमन साम्राज्य के साथ। उसने चुपके चुपके ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन जैसे प्रोटेस्टेंट पावर की सहायता करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बावजूद इसके जब ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन जब सफल नहीं हुआ, तो सारी बातों को ताक पर रखकर वो युद्ध में स्वयं कूद गया। किसके अगेंस्ट में? तो पवित्र रोमन साम्राज्य के। एक रोमन कैथोलिक पावर दूसरे रोमन कैथोलिक पावर से लड़ने लगा। ये याद रहेगा। यहां पर दूसरी चीज है,
वह दूसरा फैक्टर भी इसमें काम कर रहा है, वो यह है, यह तो रहा बात रोमन कैथोलिक। अब प्रोटेस्टेंट को देखो, ये तो तुमको पता है कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चलाया था उसी जर्मनी में, और दूसरा मैंने बताया काल्विन ने चलाया था। तो लूथर के अनुयायी अलग थे जो अधिकतर कुलीन और भूमिधारी थे, और काल्विन के अनुयायी पूंजीपति थे। तो जर्मनी में लूथरवादी भी थे और काल्विनवादी भी थे। आगे चलकर लूथरवाद का प्रभाव कम होने लगा और काल्विनवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। तो लूथरवादी को इतनी जलन हुई कि लूथरवादियों ने पवित्र रोमन सम्राट का साथ दिया। लूथरवादियों ने पवित्र रोमन सम्राट का साथ दिया काल्विनवादियों के अगेंस्ट। लूथर के जो अनुयायी थे वो काल्विन के अनुयायियों का दमन करवा, बवेरिया में काल्विन के अनुयायी का दमन हो रहा था। तो लूथर के अनुयायी पवित्र रोमन सम्राट से मिल गए। अब एक प्रोटेस्टेंट पावर दूसरे प्रोटेस्टेंट के अधीन रोमन कैथोलिक पवित्र रोमन सम्राट की सहायता कर रहा है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ है यह यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद का द्योतक था। यह यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद का द्योतक था। यह अब यथार्थ के, आज तक जो संबंध होते थे अंतरराष्ट्रीय संबंध, वो धर्म के आधार पर होते थे, बाकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता था। अब यूरोप में धर्मनिरपेक्षता को कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है कि वंशानुगत हित प्रधान हो गया और जो धर्म के संबंध है वो हाशिए पर चले गए। तो यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद का सूचक है, यह एक नए युग की शुरुआत का सूचक है। तो हमारे लिए 30 वर्ष युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 वर्ष युद्ध का परिणाम हमारे लिए, 30 वर्ष युद्ध का परिणाम हुआ है, वह परिणाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूं, वहीं पर नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा कि 30 वर्ष युद्ध जो 1618 से आरंभ होकर 1648 में समाप्त हुआ। 1648 में समाप्त हुआ था, कॉमा बंद कर दीजिएगा। मतलब जो 1618 में आरंभ होकर 1648 में समाप्त हुआ था, मतलब 1600, ये कॉमा दे दीजिएगा। लगभग अनिर्णित रहा। और निर्णित समझते हो ना? लगभग अनिर्णित रहा। और निर्णित का मतलब कि निर्णय नहीं हो सका कौन विजेता था। यह एक अखिल यूरोपीय युद्ध था। अखिल यूरोपीय युद्ध था। अखिल यूरोपीय युद्ध था जिसमें दोनों पक्ष लड़ते हुए थक गए थे। यद्यपि इस युद्ध का घटनाक्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसका महत्व अर्थात यह यूरोपीय राजनीति में एक नए युग के आगमन का सूचक था। यह यूरोपीय राजनीति में एक नए युग के आगमन का सूचक था। हम नीचे ब्रेक देकर लिखिए महत्व ब्रेक देकर पॉइंट सॉफ्ट लिखिए। यह यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद। अब तुम में से कुछ जरूर मुझसे पूछोगे यथार्थवाद क्या पूछने वाले हो ना? मैं सही समझ रहा हूं ना? यथार्थवाद समझते हो? जो वास्तविकता पर हो, जो आदर्श नहीं हो। जैसे रियलिटी में जो विश्वास करता हो, एक होता है जो आदर्श, बड़ी बड़ी बातों में विश्वास करना, और धर्म। ये यथार्थवाद का मतलब है अपने हित को, स्वहित से परिचालित। यहाँ पर यथार्थवाद शब्द भी कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म। अलग अलग कंटेक्स्ट में उसका अलग अलग यूज होता है। यहाँ इसका यूज है कि अपने हित से प्रेरित होकर, धर्म से प्रेरित होकर नहीं, दूसरी बातों से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने हित से प्रेरित होकर काम किया यूरोपीय शक्तियों ने। तो लिखेंगे यथार्थवाद। जब यूरोपीय राजनीति में यथार्थवाद का द्योतक शब्द का प्रयोग करेंगे तो तुम लोग समझ लोगे द्योतक नहीं, सटीक शब्द तो द्योतक ही है, लेकिन तुमको समझने के लिए एक लच्चर शब्द दे देता हूं। लच्चर जो लिखने में मत यूज करना, लेकिन समझने के लिए समझ लो। यथार्थवाद का द्योतक मतलब प्रतीक था। प्रतीक समझते हो? हाँ, तो द्योतक का ब्रैकेट में प्रतीक था, कर लो। यथार्थवाद का द्योतक था। इससे पहले यूरोपीय देशों के संबंध
इससे पहले यूरोपीय देशों के संबंध, यूरोपीय देशों के संबंध संबंध धर्म धर्म के माध्यम से निर्धारित होते थे, या धर्म के आधार पर निर्धारित होते थे, धर्म के आधार पर निर्धारित होते थे। परंतु अब ये संबंध राजनीतिक एवं वंशानुगत हित, राजनीतिक एवं वंशानुगत हित के आधार पर, राजनीतिक एवं वंशानुगत हित के आधार पर, वंशानुगत हित के आधार पर निर्धारित होने लगे, राजनीतिक एवं वंशानुगत हित के आधार पर निर्धारित होने लगे, वंशानुगत हित के आधार पर निर्धारित होने लगे। ओके, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्ययुगीन संस्थाओं में सामंतवाद एवं अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था, सामंतवाद एवं अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था, अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था का विघटन, अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था का पतन, चर्च व्यवस्था का पतन पहले ही हो चुका था, अखिल यूरोपीय चर्च व्यवस्था का पतन पहले ही हो चुका था। इस युद्ध के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया, पवित्र रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया। इसके कारण या इसके परिणाम स्वरूप आगे का परिवर्तन संभव हुआ, इसके परिणाम स्वरूप आगे का परिवर्तन संभव हुआ, आगे का परिवर्तन संभव हुआ। इसका मतलब आप लोग जरा समझिए जो मैं बताना चाहता हूं। आपको हमने 3 मध्ययुगीन संस्थाएं बताई थी। अगर ये तीनों मध्ययुगीन संस्थाएं परिवर्तन के मार्ग में कितनी बाधा थी, चर्च ने कितनी रुकावट पैदा की, याद करिए। सामंतवाद परिवर्तन के मार्ग में बाधा थी, सामंतवाद खुद अपने कारण से गया, चर्च अपने कारण से गया, और उसमें तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने भी बढ़ावा दिया। लेकिन पवित्र रोमन साम्राज्य तीसरा बंदा तो भी बचा हुआ था, और जब तक यह तीसरा बंदा नहीं जाता तो कैसे यूरोप में परिवर्तन होता, जरा सोचो। यूरोप में परिवर्तन होने के लिए इस तीसरे को तो जाना मांगता है, ये तीसरा गया। ओके, तो जब तीसरा चला गया तो अब यूरोप में परिवर्तन का रास्ता साफ। आर यू क्लियर? तो एक तो ये फैक्टर हुआ है। अब देखो, जर्मन राज्य उसके अधीन था, तो जर्मन राज्यों को अब स्वतंत्र रूप से विदेश नीति संचालन करने का अधिकार मिल गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के कारण, पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के कारण, पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के कारण जर्मन राज्यों को स्वतंत्र रूप में विदेश नीति के संचालन का अधिकार मिल गया। जर्मन राज्यों को स्वतंत्र रूप में विदेश नीति के संचालन का अधिकार मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय राज्य को पहचान मिली, अंतरराष्ट्रीय कानून अस्तित्व में आए, राजनयिकों का आदान प्रदान संभव हुआ। राजनयिक एम्बेसडर्स जानते हो ना, राजनयिकों का आदान प्रदान संभव हुआ, यानी एम्बेसडर्स। एक मिनट जैसा रुकना। देखो, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कितना इंपॉर्टेंट किस मामले में है, इसका एक उदाहरण बताता हूं। जैसे देखिए, यह यूरोप, ओके, तो अलग अलग राष्ट्रों ने अपने राष्ट्रीय बाउंड्री खींच दी,
अलग अलग राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीय बाउंड्री खींच दी। अब आपने अपनी बाउंड्री खींच दी, आप लोग तो किसी गांव मोहल्ले या टाउन कहीं भी रहते हो, तो अब मोहल्ले वाले अपने अपने बाउंड्री लाइन तो बना लेते हैं, लेकिन उस बाउंड्री लाइन को वैधता तब मिलेगी जब मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित होकर उसे स्वीकृति दे दे। नहीं तो कल को क्लेम आएगा आपने सड़क को घेर रखा है, तो आपने मेरी जमीन को घेर रखा है, तरह तरह के चैलेंज जाएंगे। एक बार अगर मोहल्ले के पंचायत में सबकी बाउंड्री स्पष्ट हो जाएगी, आपकी बाउंड्री है, रहने दीजिए, आपकी है, तो आपकी इस कदम को वैधता मिल जाएगी। तो अब तक तो राष्ट्रीय राज्य की बाउंड्री इन्होंने खींची थी, लेकिन राष्ट्रीय राज्य को मान्यता मिली है वेस्टफेलिया की संधि से। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि वेस्टफेलिया की संधि से राष्ट्रीय राज्य को मान्यता मिली है, और यह तय हुआ है कि ठीक है, राष्ट्रीय राज्य के नियम बनाए गए। इसमें नियम ये बनाए गए कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ध्यान रहे जनता की कोई पहचान नहीं, राजा की पहचान, राजवंश। एक देश और दूसरे देश का संबंध राजवंश के आधार पर निर्धारित होना था, यानी नेशन की, राष्ट्रीय राज्य की पहचान राजवंश के साथ की गई, जनता के साथ नहीं। अब यह राजवंश का इसमें वैवाहिक संबंध होता और यह जनसंख्या का सीधे यहां ट्रांसफर कर देता कि भाई ये भूभाग मैंने आपको दे दिया, तो पता चला 5 लाख जनता जा रही है ऑस्ट्रिया से जर्मनी, क्योंकि उसके शासक ने निर्णय ले लिया। मेरी बात, उसमें प्रजा होती थी ना, जनता नहीं, सॉरी, जनता का कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो प्रजा, तो प्रजा का कोई उसमें मूल्य नहीं है, राजवंश का मूल्य है, राजवंश निर्णय लेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं। लोग कहते हैं ना कि देखो हमारे घर की चौखट मत लान, घर का जो मुखिया होता है कहता है खबरदार मेरे लुगाई से बात नहीं करोगे, जो बात करनी हमसे करें क्या। तो फिर उसी तरह की बात यहां भी है कि प्रजा से कोई मतलब नहीं, या जो भी है राजवंश का है, और राजवंश टू राजवंश रिलेशन कंडक्ट, ये आएगी स्थिति फ्रांस की क्रांति के बाद, जिसको आधुनिक राष्ट्र तुम कहोगे। मेरी बात पर तुम लोग गौर नहीं करते हो। मैंने पहले कहा मेरे क्लास में सुस्त होना अलाउड नहीं है, ना मैं सुस्त होता हूं, ना अपने बच्चों को होने देता हूं, टाइट रहा कर, पूरे 2.5 घंटे दिमाग पर मतलब एक्टिव रखा कर। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि तुम लोग उल्टा जा रहे हो, उल्टा जाने का मतलब जहां लिखवाते रहो ना तब निकल जाएगा, जब समझाता रहो तब रुका करो, समझो ना, आगे से ध्यान रखो। नहीं, सब होता है, कई बार जाने पड़ता है बाहर, मैं उसके लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि जब मैं लिखवा रहा होता हूं तो किसी फोटो ले सकते हो, बाद में नोट कर सकते हो, लेकिन मैं समझाता रहता हूं तो यहाँ रुका, तो फिर 2 दिन बाद मेरे पास पहुंच जाएगा सर इसका क्या मतलब। इसलिए सुनने पर ज्यादा जोर दो। अब कितना काम कठिन होता है उसका मैं अनुमान कर सकता हूं, पता नहीं लोग कैसे पढ़ा लेते हैं, कोई बुक कुछ, हमें तो बुक पहले दिया, लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, दिमाग को हिला रहा हूं, जैसे कुछ अंदर जाए, बीच में जो सामान भर जाता है ऐसे ऐसे हिला देते हैं, फिर अंदर चल गए, बच्चों को ओवरफ्लो ना हो। तो इसकी अहमियत तुम्हें समझ में आएगी जब फ्रांस की क्रांति होगी, तब नागरिक की अवधारणा आएगी, राजा कुछ नहीं, जनता का राष्ट्र आएगा, तब आएगा आधुनिक राष्ट्र, जनता का, हम एक हैं। और तब आप किसी भूभाग को किसी भूभाग को नहीं दे सकते थे, उसमें जन्म संग्रह करो जनता की मर्जी से। अभी तो जो होना है राजा की मर्जी से। एक पॉइंट अगला, कि पहले राज्यों का संबंध, पहले राज्यों का संबंध धर्म के आधार पर निर्धारित होता था, पहले राज्यों का संबंध धर्म के आधार पर निर्धारित होता था, संबंध धर्म के आधार पर निर्धारित होता था। परंतु जब एक बार रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का विघटन हुआ, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था का विघटन हुआ तथा पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। आपने सही निर्णय लिया, आप समझदार। पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, तो पवित्र रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो विभिन्न राज्यों की, तो यूरोपीय राज्यों के बीच परस्पर संबंध, यूरोपीय राज्यों के बीच परस्पर संबंध, शक्ति संतुलन, परस्पर संबंध, शक्ति संतुलन की अवधारणा के आधार पर, शक्ति संतुलन की अवधारणा के आधार पर, शक्ति संतुलन की अवधारणा के आधार पर निर्धारित होने लगा, शक्ति संतुलन की अवधारणा के आधार पर निर्धारित होने लगा। अब देखो ये थोड़ा सा ये डीप कॉन्सेप्ट है, तो तुम लोग को मेंटली अलर्ट होना होगा, पानी वानी पीना है तो पी लो। बाहर से सभी लोग आ चुके हैं, अगर शक्ति संतुलन नहीं समझा तो क्या समझे आज तक उसकी अहमियत। एक जो अमेरिकन डिप्लोमेट है हेनरी किसिंगर, वो जीवन और बैलेंस ऑफ पावर पर ही लिखते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि 2 चीजें थी, तो पवित्र रोमन साम्राज्य था, तो पवित्र रोमन साम्राज्य का मैंने कल तो 3 मैप मिला होगा आप लोगों को, तो पवित्र रोमन साम्राज्य का मैंने भेजा, आपने उसको ड्रॉ कर लिया था क्या? ड्रॉ कर लिया?
कुछ लोग स्मार्टली काम करते हो, कुछ लोग थोड़ा सा काम चोरी करते हो। काम चोरी एकदम अलाउड नहीं। आपको मैप मिले उसको खींचिए, आप नाम भले ही कम लिखिए, टेढ़ा मेढ़ा भी उसको ड्रॉ करिए। तो पवित्र रोमन साम्राज्य एक तरह से संपूर्ण यूरोप पर सोया हुआ था। तो पवित्र रोमन साम्राज्य तो अपने एक इतना बड़ा अजगर था कि जर्मन राज्यों पर सोया हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हो कि उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था, जिसने राष्ट्र की भावना को, जो राष्ट्रीय राज्य को पनपने ही नहीं दे रहा था, तो एक तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था टूट गया, दूसरा पवित्र रोमन साम्राज्य टूट गया। तो पहले सब सारे संबंध धर्म के आधार पर निर्धारित होते थे। तो अब हुआ कि भाई अब संबंधों का आधार क्या, और यूरोपीय देश सब छोटे छोटे से थे, लगभग एक ही तरह के। पवित्र रोमन साम्राज्य विशाल था, वो टूट गया, तो सब में लगभग थोड़ा थोड़ा कहीं फासला था, सभी एक ही तरह के थे। तो अब इन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ले लिया, और बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को युद्ध का विकल्प मान। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि आप हमसे थोड़ा ताकतवर, हम थोड़ा वीक, जल्दी लौटी, तो आप कुछ ज्यादा पावरफुल है, हम थोड़ा वीक है, तो हम इनके साथ गठबंधन कर लेंगे और आपको बैलेंस कर देंगे। आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे, मेंटली अलर्ट रहना, आपको दबा देंगे, लेकिन फिर ये ध्यान रखेंगे कहीं फायदा उठाकर आपको ज्यादा न कुचल दे, तो फिर आप आगे कोई लायक नहीं रह जाओगे, तो ये ज्यादा पावरफुल है। तो एक सीमा तक आपको जब दबाया जाएगा तो हम रोक लें, हाँ रहने दें, बहुत हो गया, काफी पीट गए। तो इसी बैलेंस पर यूरोपीय देशों का संबंध निर्धारित होता, और जब भी कोई पावरफुल शक्ति निकलता तो यूरोपीय देश गठबंधन बनाकर उसका बैलेंस करते रहते। तो वही हेनरी किसिंगर ने जो लिखा है, तो कहा है यूरोपीय देश आदि हो चुके थे संतुलन बनाकर जीने की, लेकिन दो देश उसका आदि नहीं है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूरे अमेरिकी महाद्वीप में अकेला शेर था, और दूसरा चाइना, जो पूरा पूर्व एशिया में अकेला शेर था। और एक तरह से देखो तो भारत भी है, उसके आसपास तो कोई है नहीं, पाकिस्तान भी तो अपना ही बच्चा है, उदंड हो गया, उदंड हो गया, ये बात दूसरी। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, अब इसमें एक मैं दिलचस्प बात को अभी बताता हूं, मेरे मैटर में भी आपको मिलेगा, आप लोग गौर से पढ़ोगे। ब्रिटेन के बारे में कुछ सूचना मिली होगी। ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन के बारे में सूचना यह है, जैसे यूरोपीय देशों में जो ब्रिटेन है, उसका मुख्य दिलचस्पी समुद्र में था, एक सामुद्रिक शक्ति थी ब्रिटेन। विशेषकर जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, तो सप्तवर्षीय युद्ध में मैंने पहले ब्रिटेन और फ्रांस में कॉलोनी के लिए लंबा संघर्ष चल रहा, तो लंबा संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच उपनिवेश के लिए। लेकिन अब आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ा है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी हार गए, बांडीवास के युद्ध में फाइनल फिनिश हो गए, और वो इंडिया में कॉम्पिटिटर ब्रिटिश के नहीं रह गए। इसका उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस हार गया ब्रिटेन के हाथ, सप्तवर्षीय 7 इयर्स वॉर, जिसमें अमेरिकी क्रांति से भी रिलेटेड चीजें आगे चर्चा होगी। तो उस वक्त ब्रिटेन बन गया एक बहुत मतलब सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति, उसको दुनिया में सबसे अधिक उपनिवेशों पर उसका नियंत्रण हो गया। उधर कनाडा से भी फ्रांस को खदेड़ दिया, उस पर कब्जा हो गया उसका, और इधर अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका तो उसका था, इंडिया भी हो गया, इंडिया में भी फ्रांसीसियों का पल्ला कमजोर पड़ गया। उसका ब्रिटेन की मुख्य रुचि हो गई समुद्र में। वैसे भी अब तो अटलांटिक की तरफ भी खुलता है, भूमध्य सागर की तरफ भी खुलता है ब्रिटेन। तो और ब्रिटेन इसलिए एक सामुद्रिक, यूरोप की महाद्वीपीय राजनीति में ब्रिटेन कभी बहुत दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी फॉरेन पॉलिसी को कहा जाता था पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, वो समुद्र में रहना पसंद करता था। लेकिन अगर यूरोप में कोई शक्ति बहुत पावरफुल हो जाता और शक्ति संतुलन जब बिगड़ता, तो ब्रिटेन महाद्वीपीय राजनीति में लौट और एक युद्ध लड़ता गठबंधन बनाकर उसके साथ, उसको फिर दबाकर और फिर समुद्र में लौट गया। मेरी बात तुम तक पहुंच रही है कि ये तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, जिज्ञासा नहीं होती कि सब जाने। ब्रिटेन जाता समुद्र में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा था। जर्मनी बहुत पावरफुल होता जा रहा, और नेपोलियन 15 वर्षों तक यूरोप को, 15 वर्ष की 20 वर्ष तक यूरोप पर नेपोलियन ने शासन किया। अंत में ब्रिटेन ने गठबंधन बनाकर वाटरलू के बैटल में नेपोलियन को पराजित कर सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया, तब उसे चैन आया। क्योंकि ब्रिटेन को डर यह होता कि जो यूरोप के महाद्वीप में ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो पहले यूरोप में पावरफुल हो जाएगा, फिर समुद्र की तरफ चला जाएगा और हमें खदेड़ेगा। इसलिए महाद्वीप में हम किसी को इतना शक्तिशाली ना होने दे जिसकी महत्वाकांक्षा समुद्र में जाएगी। जैसे जर्मनी ज्यादा पावरफुल हो गया था, तो जर्मनी ज्यादा पावरफुल हुआ था, विलियम कैसर ने वही किया ना, जर्मन पनडुब्बी बनानी शुरू कर दी और नौसेना। ब्रिटेन की दुखती हुई रथ थी, तो कोई अगर नौसैनिक तैयारी अगर शुरू करता था तो ब्रिटेन डर जाता था, क्योंकि चाहता था कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल नौसेना हमारे पास। तो अगर नौसैनिक क्षमता अगर बढ़ाओगे, तो नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के बाद ब्रिटेन आपके शत्रु के रूप में खड़ा। तो जर्मनी जब पावरफुल होने लगेगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन उसको काउंटर बैलेंस करेगा। यहां 30 वर्ष युद्ध तक पहुंच गए, तो अब आपका प्राचीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप, आधुनिक यूरोप क्लियर। लेकिन वो जो ब्रैकेट में आपने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण देखा था, जो होमवर्क मैंने दिया था, आप लोगों ने पढ़ा है, उसको पढ़ा है, समझा था? कितने लोगों ने समझा? अच्छा, बाकी लोग एक बात बताओ, नहीं समझने में मैं 10 बार समझाने के लिए तैयार हूं, उसके लिए कोई, लेकिन कम से कम समझने की कोशिश में पढ़ते तो हो ना। ऐसा नहीं कि पढ़ते भी नहीं हो और पढ़ा और समझा भी। देखिए, जैसे दुनिया में आर्थिक दर्शन हम वाणिज्यवाद से शुरू करेंगे और आपको लाएंगे प्रेजेंट एरा तक। पहली ग्लोबल इकोनॉमी व्यावसायिक क्रांति के समय अस्तित्व में आई, लेकिन आर्थिक दर्शन के रूप में आ गया वाणिज्यवाद।
जैसे वाणिज्यवाद को मैंने बताया कि राजतंत्र क्या ही था, इनको एक आर्थिक दर्शन भी था, और आर्थिक दर्शन के रूप में वाणिज्यवाद क्या कहता था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्थिक दर्शन के रूप में वाणिज्यवाद कहता था कि दुनिया में जो पूरा विश्व है उसमें व्यापार, मतलब उसका कहना था कि दुनिया में जो संसाधन है वो सीमित है, जो व्यापार है वह सीमित देशों के बीच व्यापार होता है, और वह मानकर चलता था कि अगर आप व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उस पर निर्भर करता है। मतलब हम दोनों को एक साथ लाभ नहीं हो सकता, या तो हमें लाभ होगा या आपको लाभ। तो उसने सजेस्ट किया, इसलिए अगर आप चाहते हो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको लाभ मिले तो आप कृत्रिम तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा, निर्यात में को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, आयात में कटौती करनी पड़ेगी, तो फिर बैलेंस आपके पक्ष में होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर यह बैलेंस आपके विरोधी के पक्ष में चला जाए। कितना खतरनाक आर्थिक दर्शन है, समझ में आ रहा है आप लोग? इसका क्या परिणाम आपको दिख रहा है? क्या होगा इसका परिणाम? और सभी देश बेचना चाहोगे, खरीदना नहीं चाहेगा तो बिकेगा कैसे? तो पूरी अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। अभी जो WTO काम कर रही है, WTO का उद्देश्य क्या है बताओ ना? व्यापार का संचालन होता रहे भाई। एंटी डंपिंग एक्ट लागू हो जाएगा। अगर आप किसी देश में ज्यादा निर्यात करोगे और अपने यहां आयात करोगे तो वहां ट्रिब्यूनल में केस होता है। बराबर देखते हो, कभी इंडिया पर, कभी इस पर, कभी चाइना पर, तो प्राय 2-4 मुकदमे चलते ही रहते हैं, क्योंकि अपने व्यापार को पुलिस चाहता है कि अपनी वस्तुएं बेचे, दूसरे का ना आने दे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता कि ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान एक खतरनाक आर्थिक दर्शन था। और प्रबोधन जो अगला चैप्टर अपना होगा उसमें आप लोगों का परिचय एक अर्थशास्त्री से होगा। एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, और एडम स्मिथ इस वाणिज्यवादी नीति को अस्वीकार करके मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की बात करेगा। लेकिन एडम स्मिथ जब आएगा तो क्या कहेगा तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरा तुम देखते हो कि व्यक्तिवाद, मानववाद, धर्मनिरपेक्षता, ये क्योंकि यह जो दृष्टिकोण है वो यूरोप में उदित हुआ, उससे यूरोप में इस काल में आधुनिकता आई है। तो अब आप लोग पहुंच गए प्राचीन यूरोप में। आपने यूनान की सभ्यता से शुरू किया, रोम की आपने शुरू किया था प्राचीन में, पहले मतलब प्रस्तर से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में 3 सभ्यताएं, और वो 3 सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत। उसके बाद आगे बढ़े लौह युग, बड़े बड़े साम्राज्यों का युग आया। तो प्राचीन काल में साम्राज्यों को देखा, प्राचीन काल में इकोनॉमी को देखा, धर्म में आपने जरथुस्त्र पंथ, यहूदी पंथ, ईसाई पंथ, उसके बाद बौद्ध जैन से लेकर कन्फ्यूशियसवाद की तरफ देखा। फिर मध्यकाल में आप आए तो अब तक आपने रोमन साम्राज्य का विघटन देखा, सामंतवाद, पवित्र रोमन साम्राज्य, इस्लाम का उद्भव, धर्म युद्ध, फिर इकोनॉमी देखी जो मध्यकालीन सामंतीय अर्थव्यवस्था थी, और फिर उसके बाद आपने धर्म के क्षेत्र में भी आपने देखा पवित्र रोमन सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था देखी, और फिर आपने देखा 3 संस्थाएं हैं, सामंतवाद, सामंतवाद, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य। जब तक ये संस्थाएं नहीं टूटती तब तक आधुनिक युग का आगमन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। आपकी आंखों के सामने तीनों संस्थाएं टूटी है और बदलाव आया है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, कैसे व्यावसायिक क्रांति ने पहले आधार तैयार किया, व्यावसायिक क्रांति ने मध्य वर्ग को कैसे जन्म दिया, एक नई चेतना के रूप में पुनर्जागरण आया। धर्म के क्षेत्र में जब आलोचनात्मक दृष्टि आई तो धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आया। और फिर आपने यह भी देखा कि किस प्रकार सामंतवाद के कब्र से राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव हुआ, व्यावसायिक क्रांति को उसने हाईजैक करके वाणिज्यवाद की तरफ कैसे ले गया, और अंत में 30 वर्ष युद्ध और वेस्टफालिया की संधि के साथ यूरोपीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब इसमें 2 काम आपको करना पड़ेगा, एक तो रिवाइज अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, और दूसरा थोड़ा मनन चिंतन। कुछ भौतिक जुगाली शुरू की है तुम लोगों ने, कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हो। जैसे आज ही पढ़ोगे तो आज ही एक बार जैसे रिवाइज करके और कहीं बैठ के कोशिश करना लिंक करने का, लेकिन रात में सोने के समय नहीं, फिर नींद उचट जाएगी, समझो ना। मतलब इवनिंग वगैरह में या किसी समय और पढ़ने के क्रम में मतलब कुछ चीजों को जैसे पढ़ोगे तो इसको फील करो। इसको मतलब यू हैव टू रीड थ्रू पैशन। धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन राइटिंग पर तुमको बताते हैं, देखो कैसे कितना आसान होता है प्रश्न उत्तर। अब बोलिए। यूरोपीय यूनियन, हाँ हाँ, ब्रिटेन का यूरोपीय राजनीति में कम्युनिस्ट यहीं से जुड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब यूरोप का एकीकरण हो रहा था तो चर्चिल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री से कहा कि एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमें यूरोपीय भूमि से समुद्र अधिक प्रिय है और आपसे रूजवेल्ट अधिक प्रिय है, रूजवेल्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट। तो ये ब्रिटेन का जो ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रिटेन यही नहीं, ब्रिटेन कभी भी यूरोपीय राजनीति में, तुमको मैं आपको मैं बताता हूं, जो धर्म आंदोलन हुआ है
उसमें यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों का जो रोल है, उसमें ब्रिटेन ही तो सबसे पहले रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था से अपने आप को अलग किया था। तो ब्रिटेन कभी भी अपने आप को समग्र यूरोप के साथ नहीं ले जाना चाहता। ब्रिटेन की अपनी एक अलग समस्या है। अभी भी देखो जाके एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या करने गया उस, और वहां पर बगल में अभी बाकी यूरोपीय देशों के साथ ऑड मैन आउट हुआ पड़ा है। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ डील अमेरिका के कहने पर किया, और ब्रेक्जिट तो पहले ही कर चुका था। तो ब्रिटेन का अपना है, ये तुम जोड़ सकते हो। लेकिन वो जो तुम कह रहे हो कि यूरोपियन यूनियन वाली बात, तो उसकी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे हुआ क्या कि जब शक्ति संतुलन की अवधारणा आई, तो इसको युद्ध का विकल्प माना गया कि जब तक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा तो यूरोप में युद्ध नहीं होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अलायंस बना था जो शक्ति संतुलन को ही लेने के लिए, फिर भी वॉर हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया। तो शक्ति संतुलन युद्ध को नहीं रोक पाया। तो अब पहली बार यूरोपीय देश पूरे अंतरराष्ट्रीय मतलब अखिल यूरोप के संदर्भ में सोचने लगे कि नहीं, उसी में राष्ट्र संघ भी बना था, उसी में यह भी बना, फिर आगे यूएनओ भी बना। तो मतलब वो दूसरा परिप्रेक्ष्य, वो तुम्हें आगे पता चलेगा, यहाँ नहीं पता चलेगा। अभी तो हम लोगों ने यात्रा शुरू किया, अभी बहुत लंबी यात्रा है। हाँ, यूरोपीय देश के परस्पर संबंध शक्ति संतुलन के आधार पर थे। मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ पीछे वालों की बेचैनी होगी। हाँ 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 हाँ। नहीं, दबा नहीं होने, उसको कुचल दोगे, ऐसा तुम उसको तोड़ दोगे कि भविष्य में फिर उभर ही ना पाए। तो फिर जिसके साथ मिलकर उसको दबाए वही तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। हो सकता है कि शक्ति संतुलन में इक्वेशन बदलता रहेगा। जैसे आज तुम्हारा मित्र है, शत्रु है, कल मित्र हो जाएगा। कल हो सकता है उसी की जरूरत पड़े तुमको तीसरी शक्ति को दबाने के लिए। तो आप बचा के रखो, मतलब पूरी तरह से उसको नष्ट मत करो, ये भाव। अच्छा, तो चलिए अब क्वेश्चन राइटिंग पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे तो खुद क्लियर होता जाए। एक काम करूंगा, मैं मंडे को आऊंगा तो एक पेपर, वो इवनिंग वाले बच्चे मांग रहे, एक पेपर शब्दावली का तुम लोगों को दे दूंगा, मतलब लिखे। लेकिन वो लिखित शब्दावली काम नहीं करेगी। काम करेगी क्लास में जो तुम प्रैक्टिस करोगे वही। लिखित शब्दावली थियरी में ही रह जाती है। मैंने बहुत बार बहुत बच्चों को दिया, लेकिन कोई उसको एसिमुलेट करते नहीं। तो हम यहां पहले आपको दो प्रकार के टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो टाइप्स ऑफ द जो क्वेश्चंस है, उसमें एक क्वेश्चन का एक प्रकार होता है, उसे कहते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक वक्तव्य का मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है जो आपको लगभग सिद्ध करना होता है। आपको लगभग सिद्ध करना होता है, आपको लगभग सिद्ध करना होता है। हाँ। उसी के अनुकूल अंत में डायरेक्टरी निर्देश होता है यथा व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए आदि।
आदि, प्रकाश डालिए आदि। मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न, उन कारकों की व्याख्या कीजिए, उन कारकों की व्याख्या कीजिए, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप, जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्रीय राज्य, राष्ट्रीय राज्य एवं शक्तिशाली राजतंत्र, शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव, उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास संभव हुआ, उद्भव एवं विकास संभव हुआ, उद्भव एवं विकास संभव हुआ, हुआ। ओके, यहां तक क्लियर? हम समझा देंगे आपको। अब हमको आगे बढ़ना, चाहे इसको रहने देते हैं, पेज बदल देते हैं तो हमको सहूलियत होगी। आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन, आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्नों में पहले हमें प्रश्न पर अपना झुकाव स्पष्ट करना होता है। झुकाव मतलब स्टैंड, स्टैंड स्पष्ट करना होता है, स्पष्ट करना होता है। फिर हम उस प्रश्न का, फिर हम अपने स्टैंड के अनुकूल, अपने स्टैंड के अनुकूल, अपने स्टैंड के अनुकूल उत्तर लेखन करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं। ऐसे प्रश्नों में प्रायः डायरेक्टरी के रूप में, डायरेक्टरी के रूप में निम्नलिखित शब्द मिल सकते हैं, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण, सॉरी, समीक्षा कीजिए, विवेचन कीजिए, ब्रैकेट पे कर देते हैं, चर्चा कीजिए, दोनों एक ही चीज है, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, विवेचन कीजिए। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? आदि आदि आदि। आदि, हाँ। मॉडल प्रश्न, मॉडल प्रश्न, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव योजना से कम एवं संयोग से
अधिक हुआ, अधिक हुआ, अधिक हुआ था, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। इन दोनों प्रश्नों की प्रकृति के अंतर को आप लोगों ने समझा? जैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। आज ही मैं आपको ले आता कि मंडे को अवश्य मैं आपको एक पेज या कुछ अलग से कंटेंट दूंगा जिसमें शब्दावलियों का मीनिंग दिया रहेगा। ओरली में बोल देता हूं, इन शब्दावलियों का मीनिंग दिया रहेगा जिसको घर पर आप जिस समय चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे प्रकाश डालिए में उस पर आप प्रकाश डालते हैं, व्याख्या कीजिए में कोई चीज जो आप जान रहे लेकिन आप उसको बढ़िया से नहीं जान रहे हो तो सविस्तार कोई अगर आपको बताकर समझा देता है तर्क से और उदाहरण से, तो वो व्याख्या कीजिए हो जाता है। परीक्षण कीजिए, उससे मिलता जुलता है, मतलब वह आपको सारी बातें बताता है जो आप जान रहे हो और उसी क्रम में कोई ऐसी बात भी बता देता है जो आप चौंक जाते हैं कि अच्छा ये भी था, तो परीक्षण कीजिए हो जाता है। और प्रकाश डालिए, एक सामान्य तरह से प्रकाश डालना है। टिप्पणी वाले में होता है कि आप अपना मत जो उचित समझते हैं दीजिए, तो कई बार पक्ष में भी जा सकता है, कई बार विपक्ष में भी जा सकता है। जैसे आपके मुख पर माइक सटाकर बोलता है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार के परफॉर्मेंस पर आप टिप्पणी कीजिए, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप पक्ष में ही करें या विपक्ष में ही करें, वो आप अपनी समझ के अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आलोचना कीजिए शब्द अगर है, या समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो किसी चीज का पक्ष और विपक्ष दोनों तोलते हुए निर्णय लेना, दोनों को मतलब पक्ष पर विपक्ष पर दोनों पर विचार करके तब आप निर्णय पक्ष में भी ले सकते हैं या निर्णय विपक्ष में भी ले सकते हैं। जैसे आप अगर हमें अनुमति दें तो मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करूं कि जैसे आप हो और मतलब मैं आप ही का उदाहरण देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई ये एक महान छात्र है, इस कथन की समीक्षा कीजिए, तो जिस समय समीक्षा कीजिए बोलते हैं उस समय हम थोड़ा सा चौंक कर बैठ जाते हैं कि भाई समीक्षा कीजिए की बात है, तो इसका मतलब हमें पक्ष और विपक्ष दोनों तौलते हुए करना है। अगर प्रकाश डालना हो तो हम डाल देंगे भाई महानता के अमुक अमुक लक्षण होते हैं और ये ऐसे ऐसे इनमें है, तो इसलिए ये महान छात्र है, हो गई बात खत्म। या व्याख्या कीजिए तो भाई महानता की अमुक अमुक कसौटी होती है, महानता से यह तात्पर्य होता है, इनमें ये गुण विद्यमान है इसलिए महान है। लेकिन अगर वो कहेंगे ये महान है, आलोचना कीजिए, मतलब ये एक महान छात्र है, आलोचना कीजिए, तब हम कहेंगे कि महानता की अमुक निम्नलिखित कसौटियां मानी जाती है। अमुक अमुक कसौटी पर तो ये खरे उतरते हैं, परंतु अमुक अमुक कसौटी पर ये खरे उतरते नहीं जान पड़ते। अब हमारा अगर निष्कर्ष विपक्ष में लेना है कि यह महान नहीं है, तो हमें पहले इनका गुण वाला पक्ष लिखना होगा, फिर दोष वाला पक्ष लिखना होगा, और तब हम निष्कर्ष में दे सकते हैं कि उपयुक्त बातों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि महानता शब्द पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। तो ये बात तुम तक पहुंची कि नहीं पहुंची? तुम समझ गए इस बात को? और अगर हमें पक्ष में निर्णय लेना है तो पहले सीमा पक्ष दिखा देंगे, तब सबल पक्ष दिखा के कहेंगे कि उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी यह बहुत हद तक महान कहे जा सकता। वही आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास, देखो आधा ग्लास पानी उदाहरण में दिखा रहा हूं। कभी आधा ग्लास पानी, क्या बात है, आधा ग्लास पानी, कहीं कहेंगे अरे कितना भी बोल लो यार, पानी तो आधा ग्लास ही है ना। तो सोशल साइंस ये चीज होती है। मैं तुम लोग को सोशल साइंस के संस्कार में डालना चाहता हूं कि पहले विषय को समझते हैं कितना बच्चे। आत्मज्ञान बिना सुना क्या मथुरा क्या काशी, केवल भीड़ लगाने से क्वालिफाई होता है, गुणवत्ता हासिल करनी होती है। कबीर ये घर राम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर नहीं। पहले योग्यता तो हासिल करो, तब रोना रो कि हम सफल नहीं हो रहे। अच्छा पहले हम ही आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो यूपीएससी क्यों क्वालिफाई करें? आप योग्यता हासिल करिए, भरोसा रखिए, मनोबल बनाइए। मैंने पहले ही कहा है कि आपको बहुत त्याग करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों से दिमाग को डिसएंगेज करके पढ़ाई पर लाना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव सोचने वाले लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोचने वालों से ज्यादा ताल्लुकात रखिए। आप सफल होंगे अगर तरीके के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे हम? ओके, लिखिए बस 10 मिनट और। अब तुम लोग बीच बीच में डाइवर्ट कर देते हो ना, तो थोड़ा सा अब हो जाएगा। 6-7 क्लास हुआ ना, तो अब बहुतों की जिज्ञासा थोड़ी शांत हुई, तो अब वाले जो टॉपिक आएगा तुम लोग थोड़ा क्लियर हुए, तब प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, ये सब थोड़ा दुरुस्त हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होती है, और अब हम लोग एक दूसरे से ट्यून्ड अप हो जाएंगे ना, तो फिर क्लियर होगा। और आज मैंने बस राइटिंग शुरू किया, अब राइटिंग कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तुम लोग का, और तुम लोग का प्रैक्टिस वर्क होता रहेगा। और जहां एक खंड हमारा समाप्त होगा, अब तो हम एक इसी तरह से टेस्ट हमारा कंडक्ट करते हैं, तो चलता रहेगा। तो इसमें योजना से कम और संयोग से अधिक हुआ, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। हाँ, और जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, पहले वाले, तो पहले क्वेश्चन कैसे लिखोगे? तो लेखन की विधि, लेखन की विधि, परिचयात्मक पंक्ति आकर्षक हो, परिचयात्मक पंक्ति आकर्षक हो, आकर्षक हो,
जो परीक्षक को प्रभावित कर सके, अगर संभव हो तो एक थीसिस स्टेटमेंट दिया जाए, अगर संभव हो तो एक थीसिस स्टेटमेंट दिया जाए तथा हमारा लेखन इसे सिद्ध करने का प्रयास करे। इसी सब सारे एसी बंद करवा दियो, गर्मी लग रही है, एक ऑन करवाता हूं। इसे सिद्ध करने का प्रयास करे। तो एक दो एसी ऑन कर दो, थोड़ा गर्मी लग रही है। एक दो एसी बस कहीं यही, हाँ सीओ कर दो। इस स्टेटमेंट द्वारा हमारा लेखन इसे सिद्ध करने का प्रयास करें। शेष लेखन छोटे पॉइंट, एक मिनट, शेष लेखन पॉइंट अथवा पैराग्राफ में हो सकता है, पॉइंट अथवा छोटे पैराग्राफ में हो सकता है, जो थीसिस को सिद्ध कर रहा हो, छोटे पैराग्राफ में हो सकते हैं जो थीसिस को सिद्ध कर रहा हो, है ना। थीसिस को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तर्क एवं उदाहरण हो, अंत में एक पंक्ति में निष्कर्ष दिया जाना चाहिए। अब देखिए, अब पहले मैं आपको इस प्रश्न को देखता हूं, जैसे उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्य एवं शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव एवं विकास संभव हो। यह प्रश्न है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? हाइपोथेटिकल। मतलब देखो, कोई भी प्रश्न होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है टॉपिक, ये टॉपिक है, एंड द सेकंड पार्ट इज द डायरेक्टरी का मतलब निर्देश देता है कि हमें क्या करना है। तो मैंने आपको बताया आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास ही पानी है, एक विचार की जानिए, एक से अधिक विचार की जानिए। कई बार मैं रोक देता हूं कि हाँ आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो जहां पर आपको सिर्फ यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिसके कारण राष्ट्रीय राज्य और शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव संभव हो। तो इसमें आपको जैसे शुरू करना है, तो मैंने आपको कहा कि एकदम आप सिंपल शुरू कर सकते हो, आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो आप ऐसे, जैसे आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पंक्ति जैसे आंसर आप लिख रहे हो, तो आपका इंट्रोडक्टरी लाइन ऐसा हो सकता है कि कि 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव, एक शब्द अगर मैं युगांतकारी यूज करूं तो आप लोग समझ जाओगे। युगांतकारी का मतलब एक युग का अंत कर दो तक, मतलब सामंतवाद के युग का तो अंत ही होगा, तभी होगा ना ये। तो हम कहेंगे यहां पर दे देते हैं एक युगांतकारी घटना थी। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन में कई बार क्या होता है कि देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसको बोलते हैं कि नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। परीक्षा 1 में हो, मैन ऑन द स्पॉट हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आप लिखो जैसे भी माने। जो भी आप यहाँ बोलो और लास्ट तक जाओ, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आना चाहिए। युगांतकारी घटना को और भी स्पष्ट करना चाहो तो आप कह सकते हो कि हाँ, सामंतवाद के कब्र पर राष्ट्रीय राजतंत्र का उत्थान हुआ था। राष्ट्रीय राजतंत्र का उत्थान हुआ था। सामंतवाद के कब्र पर
राष्ट्रीय राजतंत्र का उत्थान हुआ। ओके, अब जैसे आपने इस लाइन को लिख दिया, अब ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन का। थीसिस में आप लिख सकते हो इसमें हाँ कि हाँ, जैसे गौर से देखने पर या परीक्षण करने पर या कुछ भी, हाँ, परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है, करने पर यह ज्ञात होता है, यह ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव, राजतंत्र का उद्भव, राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव एक जटिल प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का परिणाम था, जटिल प्रक्रिया का परिणाम था तथा इसके लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी थे, अधिक कारक उत्तरदायी, कारक उत्तरदायी थे, उत्तरदायी थे। अब इतना जैसे आपने लिखा काफी आपने लिख दिया। अब जो कारक उत्तरदायी थे इसके बाद आप डॉट देके पॉइंट बना लो ऐसे, सामंतवाद का पतन, वही 4 पॉइंट जो मैंने दिया है, सामंतवाद का पतन। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सबका आप इस तरह से तुम पूछ करो कैसे जटिल प्रक्रिया समझते हो। जटिल प्रक्रिया का मतलब है कि कोई साधारण बात नहीं कि बहुत चीजों का मिक्सअप था, जटिल कॉम्प्लेक्स। फिर आप यहां पर सामंतवाद का पतन दे दो, प्रोटेस्टेंट आंदोलन दे दो, सामंतवाद का पतन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन। फिर उसके बाद आप नीचे आओ और वाणिज्यवाद और भी कोई पुनर्जागरण, 4 कारक दे दो। और निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारकों ने मिलकर राष्ट्रीय राजतंत्र को जन्म दिया था। होगी बात समझ में आई कि नहीं? एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब उसी में क्वेश्चन वो बदल देंगे, जैसे मैंने कहा कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि राष्ट्रीय राज्य का उद्भव योजना से कम और संयोग से अधिक हुआ? यह हुआ आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। मैंने बताया था निष्कर्ष, मैंने निष्कर्ष बताया था ना कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कारकों ने मिलकर राष्ट्रीय राजतंत्र को जन्म दिया। ऊपर आपने जटिल कारक दिया, नीचे आपने लिख दिया अनेक कारकों ने मिलकर राष्ट्रीय राजतंत्र का जन्म दिया। यह हाइपोथेटिकल है। दूसरा आर्गुमेंटेटिव। तो आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द स्टैंड इन द क्वेश्चन। तो स्टैंड कैसे लोगे? तो पहले आपको यह एग्री करना पड़ेगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो जब इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है तो अधिकतर स्थितियों में असहमति के बिंदु दर्शाने होते हैं, मतलब अधिकतर स्थितियों में आपको असहमति ही दर्शानी होती है, तो असहमति के बिंदु आप इसमें दर्शा सकते हो। तो इसका आप कहोगे कैसे? तो देखो, संयोग की जीवन में कोई भूमिका नहीं होती। हिस्टोग्राफी यही कहती है कि हर कुछ के पीछे योजना होती है। मतलब आपको 6 चांस यूपीएससी में मिल रहा है, ये संयोग है, लेकिन आप जो क्वालिफाई कर रहे हो संयोग से नहीं करोगे, योजना से करो। अगर मान लीजिए वैकेंसी 1500 अचानक आ जाती है, ये संयोग है, लेकिन 1500 पर 5 लाख लड़के फाइट कर रहे हैं, तुम एक सीट अगर लोगे तो योजना से ही। तो इतिहास में संयोग की जगह नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर करने में हम तुरंत स्टैंड को बदलेंगे, कहेंगे इसको कैसे हम शुरू करेंगे? तो पहले कहेंगे कि भाई किसी भी घटना के पीछे, किसी भी घटना घटित होने के पीछे संयोग और योजना दोनों की भूमिका मानी जाती है। परंतु अगर हम राष्ट्रीय राज्य के उद्भव पर विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संयोग ने एक अवसर अवश्य दिया, लेकिन इसका संयोग ने अवसर अवश्य दिया, लेकिन एक सुनियोजित योजना के तहत ही राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हो सकता। अब वहां पर हमारा स्टैंड बदल, मतलब जैसे हमने लिख दिया और लिखने के बाद फिर नीचे अब हमारा स्टैंड हो गया, थीसिस हो गया कि संयोग ने एक अवसर दिया, लेकिन योजना के माध्यम से इसका निर्माण संभव हुआ। अब हम पहला डॉट देंगे तो हम कहेंगे पुनर्जागरण एक संयोग के ऊपर था, क्योंकि वह यूरोप का वैचारिक परिवर्तन था जो संयोग वसात ही घटित हुआ। लेकिन प्रोटेस्टेंट आंदोलन एक योजना थी, योजना इस रूप में कि उस समय राजतंत्र का समर्थन भी प्रोटेस्टेंट धर्म के साथ था, क्योंकि राजतंत्र ने इस स्थिति का फायदा उठाया। हमको यहां दिखाना है कि जैसे देखो कहते हैं सामंतवाद का अंत हुआ, उस पर भी हम आते हैं। तो पुनर्जागरण एक संयोग था, लेकिन प्रोटेस्टेंट आंदोलन अपने आप में एक योजना थी और उस योजना के तहत राजतंत्र ने उसका फायदा उठाया। दूसरा, सामंतवाद का पतन एक आकस्मिक घटना है, वह संयोग का परिणाम था, लेकिन सामंतवाद के पतन का परिणाम तो अराजकता भी हो सकती थी, अराजकता। लेकिन अगर राजतंत्र का उद्भव हुआ तो इसलिए यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने इसका फायदा उठाया। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से हम तर्क देकर, क्योंकि आज आप लोगों को लेट ज्यादा हो जाएगा, इसको मैं लिखित दे दूं मंडे को, मैंने लिख ये आर्गुमेंटेटिव को लिखित दे दूं तो पढ़ लेना तुम, क्या तरीका सीख गए ना जो हाइपोथेटिकल का क्या है, और हम डेली बेसिस पर क्वेश्चन करते चलेंगे तो तुम लोग समझते चलो। मंडे को मैं लिखित दे दूंगा। तो मंडे को टेस्ट दे रहे हो ना तुम लोग? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैं होमवर्क दे दूं और तब थोड़ा तुम लोग का जो कुछ क्वेरीज है उसको डिस्कस कर लूंगा। तो क्वेरीज वाले में एक काम करता हूं, जिसका क्वेरीज है केवल रुको और बाकी लोग जा सकते हो। वहां पर भी ऑनलाइन पर भी जिन्होंने क्वेरीज पूछा है रुको, बाकी लोग जा सकते हो। हम पूरे बच्चे को क्यों रोकें? जिनकी इच्छा है रुको, कि जिनको जाना है जाओ।
हाँ लेकिन होमवर्क होमवर्क मुझे दे देना, मुझे होमवर्क। टेस्ट में तुमको 5:30 आना है, 5:30 मंडे को यू आर सपोज टू कम हियर एट 5:30। क्या कल नहीं हो रहा ना, परसों टेस्ट हो रहा है। किस कल है या नहीं ये जानना है तुम्हें, तुम लोग को खबर नहीं है अभी तक। अरे कैसे होगा, मैं बोले थे लेकिन तुमको ऑफिस में पता करना चाहिए। कोई है मतलब कोई ऐसा है जो ऑफिशियल बात जानता हो? कल दिव्यकृति जी का क्लास है क्या? सारे वो संडे का जो उन्होंने दिया, जरा पता करके बोलो बच्चों को जल्दी। उनका क्लास है क्या? दिव्यकृति जी का क्लास है विकास जी का? अरे कोई ऑफिस में तो फोन करके पूछ लो ना। अच्छा कल विकास दिव्यकृति जी का क्लास है? दिव्यकृति जी का क्लास नहीं है कल? आप फोन करके पता, आप अभी 5 मिनट लोगों ने एंगेज किया हुआ है, आप फोन करके पता करिए, आप फोन करके पता करिए। इस तरह की बात होती तो नहीं थी, आपको पहले पूछना चाहिए था ना। हाँ फिर संख्या बताओ तो जरा, कहां तक पहुंच गए थे आप लोग? अच्छा हाँ 20 तक पहुंच गए थे, 22 तक पहुंच गए थे, वाह। देखिए अब देखिए आप लोगों को 423 तो ऐसे ही है टॉपिक, लेकिन शुरू होता है 424 से। 424, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। नहीं कल नहीं परसों ना तुम लोगों को क्लास, तो यहाँ से टेस्ट देके जाना, तो फिर कल रात में पढ़ोगे, फिर परसों पढ़ोगे। तो देखो एक बात तुम लोग समझ लो, जैसा तुम लोग कहोगे मैं सहमति से काम करूंगा। एक्चुअली तो मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो तो तुम लोग को जो करना है करना। मेरी बात यह है कि मेरा सिलेबस डिकोनाइजेशन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं मनसूबा बनाया हुआ तुमको 2020 तक रख दूं, तुमको 3-4 क्लास लग जाएगा। अगर इधर मार्जिन थोड़ा सा दे दोगे तो उधर आगे हम बढ़ा देंगे, तुम समझ लो ना। तो उससे जीएस में तुमको बहुत फायदा हो जाएगा। मेरे बुकलेट में तैयार है, लेकिन तुम खुद पढ़ोगे तो शायद समझ नहीं पाओ। मेरा लेक्चर एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। थोड़ा सा तुम 4 से 31 तक देता हूं, उस दिन मैं मंडे को आऊंगा तो पूछ लूंगा, तुम लोग जहां तक होगे वहीं तक मैं पढ़ाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा। टारगेट हम रखते हैं मंडे को मैं आकर पूछूंगा आपसे कि आपने कहां तक पढ़ा है, जहां तक आप बताएंगे वहां के बाद मैं छोड़ दूंगा। ओके हाँ ठीक है, चलिए। हाँ एक मिनट, जिनका क्वेश्चन है क्वेरीज है वो रुकेंगे, जो रुकना चाहे रुकेंगे, बाकी लोग जाएंगे। अच्छा हाँ वहां तो पता करना है ना, फिर सही बात। हाँ तब मैं 2 मिनट रुक जाइए, कहीं उनसे मैं खबर आ जाए। भाई आप लोग जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग भी थोड़ा रुकना चाहे तो क्या कुछ खबर मिली? हाँ बात करो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च ने ज्ञानदीप को प्रज्वलित रखा, और कभी कभी यह भी कहा जाता है कि चर्च ने विद्या की उन्नति में रोड़े अटकाए। इन दोनों कथनों का क्या अभिप्राय है? जहां जो मन है वहां कहो। मतलब वही आधा ग्लास पानी वाला था, शिक्षा दे रहा था इसलिए ज्ञानदीप को जलाए रखा, और कुछ शिक्षा दे रहा था इसलिए परिवर्तन को रोके रखा। समझ रहे हो ना? तो दोनों बातें हो सकती है। अब तुम लोग इस पेचीदगी को समझो, हर चीज का अच्छा पक्ष भी हो सकता है, बुरा पक्ष भी हो सकता है। क्योंकि मध्यकाल में वही एक संस्था थी जो लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करती थी, लेकिन उचित शिक्षा प्रोवाइड नहीं करती थी, इसलिए बाधा उत्पन्न कर रही थी। आधुनिक पश्चिम में उद्भव के साथ ही मध्यकाल में प्रचलित दास व्यवस्था का एक रूप आधुनिक विश्व में अपने पैर पसार गई थी। विवेचना की आधुनिक पश्चिम में उद्भव के साथ। हाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कल क्लास नहीं है, आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, तो पहले ही लोग को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, है ना? तो जो जाना चाहे जा सकते हैं, जो डिस्कशन में रुकना चाहे रुक सकते हैं। जिनका क्वेश्चन है वो लोग रुकेंगे, ऑनलाइन वाले भी जिनका क्वेश्चन है रुकेंगे, बाकी लोग जाएंगे। इन लोगों का क्वेश्चन जो रुकना चाहे ना तो 5 मिनट 10 करके लेते।